जो बोर्ड में लिखा है उसे ना पढ़ो, सिर्फ मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, ठीक है? ज्यादा मत देखना, प्यार हो जाएगा। लिख के आएगा भाई साहब, हम इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट का मतलब होता है डालना, ठीक है ना यार? इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में हम डाल रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे, ये अंग्रेजी जो लिखी है ना यार, अंग्रेजी भारत छोड़ो, ठीक है ना? ये जो अंग्रेजी लिखी उसका शुद्धता हिंदी में भैया ये मतलब है। आपको दिया होगा भैया 5 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, अभी सवाल आएगा, सब समझ में आएगा, तारा भाई सब समझाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं सीक्वेंस इन सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने इसमें लिख दिया है पहले से। तो भाई साहब देखो, पहले गोल पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं कि मास्टर ने ये क्या लिखा है। भाई साहब आज हम लोग सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे उसका नाम है इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है? ओके सर। फिर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है जीपी, ठीक है सर? ये भी एक सीरीज होती है, ओते सर। और मेरे बच्चों जो हम लास्ट में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? मैंने कहा उसका नाम है जीएम्स, मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स। ओके सर। अब देखो मेरे बच्चे, जो बोर्ड में लिखा है उसे ना पढ़ो, सिर्फ मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, ठीक है? ज्यादा मत देखना, प्यार हो जाएगा। चलो चश्मा नीचे कर लेते हैं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, बस हमको देखो, ठीक है सर? तो देखो भाई, इंसर्टिंग अरिथमेटिक मींस की देखो हेडिंग कैसे होगी, ये जानना बेटा बेहद जरूरी है, ठीक है सर? लिख के ऐसे आएगा कि इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मींस, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मींस बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ऐसे लिख के आएगा। लिख के आएगा भाई साहब, हम इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट का मतलब होता है डालना, ठीक है ना यार? इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में हम डाल रहे हैं। तो देखिए भाई साहब, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि एन नंबर्स को, ध्यान से सुनो, एन नंबर्स को ए और बी के बीच में इस प्रकार डालिए, इस प्रकार डालिए, मतलब इस प्रकार इंसर्ट करिए कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी हो जाए। अब भैया कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाहता है। तो हम ये बोलेंगे, ये अंग्रेजी जो लिखी है ना यार, अंग्रेजी भारत छोड़ो, ठीक है ना? ये जो अंग्रेजी लिखी उसका शुद्धता हिंदी में भैया ये मतलब है कि आपको 2 नंबर्स दिए होंगे ए और बी, ठीक है सर? और एन नंबर्स भाई साहब उनके बीच में डालने होंगे, ठीक है सर? एन नंबर्स जैसे आपको दिया होगा भैया 5 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, अभी सवाल आएगा, सब समझ में आएगा, तारा भाई सब समझाएगा, बस तुम यहां पे मुझे सुनते रहो। बस भाई को खांसी आ रही थोड़ी सी, ठीक है? चलो, एन नंबर्स को ए और बी के बीच में इस प्रकार डालिए, इंसर्ट करिए, मतलब डालिए कि भाई रिजल्टिंग जो सीक्वेंस लिखा हो वो एपी हो। इसका मतलब यही होता है। कैसे डालते हैं, किस प्रकार डालते हैं, ये अभी हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि भाई इंसर्टिंग एन एम्स बिटवीन ए एंड बी का मतलब होता है, इसका मतलब ही यही है, इसका कोई रीजन नहीं है, इसका मतलब ही यही है, ठीक है? आ जाओ। अब अगर मैंने तुमसे बोला कि भैया एन एम्स को डालो बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी, ठीक है? तो देखो भैया, इसको ऐसे दिखाते हैं। हमने कहा भैया यहां पे दिया है ए और भैया यहां पे दिया है भैया बी, ठीक है सर? अब जरा ध्यान दो, ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4, और यही चलेगा 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 चलेगा, ये होगा AN। अच्छा सर, हां। मैंने कहा देखो भैया, ये जो बीच में लिखे हैं ना, जो बीच में लिखे हैं, इसका बेटा मतलब लोगों को पता नहीं होता। ये जो बीच में लिखे होते हैं ना, ये बेटा बीच में जो लिखे होते हैं, इनका नाम होता है बेटा मीन्स, है सर? हाँ बेटा, इसका नाम होता है मीन्स, ठीक है सर? और ये जो स्मॉल ए और जो स्मॉल बी होते हैं, इनका मतलब होता है मेरे बच्चे एक्सट्रीम्स। ओते सर, हाँ ये अंग्रेजी है। अच्छा सर, हम तो मैथ समझ रहे थे, इसलिए कंफ्यूजिया जा रहे थे। मैंने कहा हाँ बेटा, ये अंग्रेजी है, बीच वालों को कहते हैं मीन और कोने वालों को कहते हैं एक्सट्रीम। और भाई साहब, जब हम अरिथमेटिक मीन्स डालते हैं तो आज के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है,
इसका मतलब ही यही होता है कि भाई ये एपी है, काम खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचेगा। तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है कि भाई जब NAM डालेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो जाएगी एपी। ठीक है, इसका मतलब ही यही है। ठीक है सर, ठीक है, मजा आ गया सर। हाँ बेटा बिल्कुल सही, अभी और मजा आएगा, आगे देखो। अब देखो भैया ये n अरिथमेटिक मीन्स है A1 से लेके AN तक। ठीक है सर, अब देखो भाई ये जो बेटा एपी है, समझे ना, ये बेटा एपी देखो पूरी कहलाएगी, ये बेटा पूरी जो है ना, ये बेटा पूरी एपी कहलाएगी। अच्छा हाँ, ये भाई साहब एपी का क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है सर, ये एपी का क्या है भाई साहब, मैंने कहा ये एपी का सेकंड टर्म है। बिल्कुल सही, आप ये समझे कि A1 सेकंड टर्म है, मतलब 1 वाला 2 है, और सेकंड टर्म जो भैया A2 है वो भैया थर्ड टर्म है, A2 वाला 3 है, मतलब जो नीचे इसके लिखा है उससे एक ज्यादा है। मतलब सर AN क्या होगा, हमने कहा सर ये N+1 टर्म होगा। ठीक है सर, सर लेकिन AP तो ये पूरी है, यानी B क्या होगा, मैंने कहा ये N+2 टर्म होगा। बस सुनते रहो, सवाल से सब समझ में आएगा। ठीक है सर, आ जाओ। ओके सर, अब एक चीज बताओ, सवाल में ना A और B बेटा दिए होंगे, इन दोनों की वैल्यू दी होगी। ठीक है भाई, ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब जरा यहां पे ध्यान देना। ठीक है सर, मैंने ये बोला कि भाई ये जो इसका जो N+2 टर्म है उसकी वैल्यू है B। सही बात है, उसकी वैल्यू मतलब वैल्यू है B। ठीक है, अब ये AP में है तो इसको लिखोगे A प्लस जौन सा टर्म होता है N+2 - 1 इंटू हो जाएगा D। ठीक है सर, और ध्यान दो, ओते सर भाई साहब ये है B, ये है A, ये क्या है भाई साहब, जो भी है। अब देखो आपको A पता होगा, B पता होगा, और साथ में एक जगह मैंने टिक नहीं किया, N भी आपको पता होगा। चिंता मत करो बेटा, ये सब पता होगा, भी सवाल कराऊंगा और क्लियर होगा। ठीक है सर, इसका मतलब क्या, हमने कहा सर इसमें D अननोन है। ओते सर सॉल्व करो, B - A। ठीक है भाई, और ये N+1। ओते सर, हाँ बेटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर ये इक्वल टू हो जाएगा D। ठीक है ओते, मैंने कहा हाँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई इस कॉमन डिफरेंस से, ध्यान देना बेटा ये आपको याद होना चाहिए, इस कॉमन डिफरेंस से, क्या कॉमन डिफरेंस है, B - A/N+1 वाले कॉमन डिफरेंस से। ठीक है भाई, आप नंबर्स को डालो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AP। सर बहुत बेकार सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। हमने कहा चिंता ना करो, अब जरा सवाल देखो। ठीक है सर, जैसे भाई मैंने ये सवाल दिया आपको, इंसर्ट ओते सर, इंसर्ट 6 AMs ओते सर बिटवीन, ओते सर बिटवीन 25, अरे रखो यार अच्छे से नंबर लेते हैं, चलो लो 4 and 25। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर 4 and 25 के बीच में हमें 6 AM डालने हैं। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि कॉमन डिफरेंस क्या लेना होता है। मैंने कहा सर देखो, A लो 4, ठीक है भाई, अब B लो 25। वैसे भाई जनरली अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया A को 4 ही क्यों लिया, B को 25 ही क्यों लिया, इसको A ले लेते इसको B। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको लेना उसको ले लो, लेकिन जनरली भैया छोटे वाले को लेते हैं, उससे आंसर पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं करके दिखाता हूं। यानी कि सर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैंने कहा भैया अभी पीछे आपको याद कराया कि B - A/N+1, तो B पुट किया, 25 - 4 डिवाइडेड बाई 6 + 1, सॉल्व करोगे तो भाई देखो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। ठीक है सर, सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा भैया 3 के कॉमन डिफरेंस पे नंबर को डालो। ठीक है, तो देखो भाई शुरू में दिया होगा 4, ओके सर, और लास्ट में दिया होगा बेटा 25। अब देखो भैया 3 के कॉमन डिफरेंस से नंबर को डालना है, तो यहां होगा 7, यहां होगा 10, यहां होगा 13, यहां होगा 16, यहां होगा 19 और यहां होगा 22। मैंने क्या करा भैया, 3 ऐड करता गया क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। और भाई साहब ये जो है ना यार, ये क्या है आप समझो, ये AMs हैं, ये अरिथमेटिक मीन्स है, और ये कोने वाले भैया एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है भाई, और यही आंसर है। किसी ने कहा 6 AM क्या है इसके बीच के,
तो आप बोलोगे अच्छा अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एपी सीरीज के मीन्स, समझे, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एपी सीरीज के मीन, तो ये एपी सीरीज है, मीन मतलब बीच वाले, वो हमने बता दिया। अब आप ये बस सवाल करना सीख गए, काफी है, डेप्थ की ऐसी की तैसी। अब इसमें कुछ लोग आपको बोल सकते हैं कि यार इसी को ए क्यों लिया, उसी को बी क्यों लिया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं यार, हम तो भैया एकदम भैया भौकाली लोग हैं, हमने कहा देखो भैया ए को ले लो चलो 25, तुम्हें बहुत रोना आ रहा है, हाँ बी को ले लो भैया 4, ठीक है सर। अब देखो सीरीज आप कैसे लिखते हो, मैंने कहा सर यहां 20 ए पहले लिखते हैं, बीच में जो टर्म आएंगे आएंगे और आखिरी में लिखते हैं 4, सही बात है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ठीक है सर, हमें क्या चाहिए, मैंने कहा हमें चाहिए डी, डी हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है सर। व्हाट इज बी माइनस ए, 4 माइनस 25 अपॉन 6 प्लस 1, सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा ये है -3, ठीक है सर। -3 का मतलब क्या होता है, मैंने कहा यहां आएगा 22, यहां आएगा 19, यहां आएगा 16, यहां आएगा 13, सही देखो 3 कम कर रहा हूं मैं, फिर आएगा 10, फिर आएगा 7, फिर आएगा 4, सर हाँ देखो सर सेम नंबर्स है, हाँ बेटा सर सेम नंबर्स हैं, जो बीच में लिखे हैं वो क्या हैं, एम्स, बिल्कुल सही, और कॉर्नर वाले क्या हैं भैया, एक्सट्रीम्स। ओके सर, यानी कि सर हमने एक चीज सीखा, आप ए और बी किसी को भी मान सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसको ए मानना है मानो, जिसको बी मानना है मानो। हाँ अगर आपको भैया अरिथमेटिक मींस बताने थे इसके बीच के, तो भैया इसका आंसर क्या है, 7, 10, 13, 16, 19, 22, यही इसमें आया है, 7, 10, 13, 16, 19, 22। बस हुआ क्या है भाई साहब, ये क्या है, इसी की बेटा रिवर्स सीरीज है, ये इसी की रिवर्स सीरीज है। अरे सर हाँ बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सीरीज ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आ गया सर समझ, हाँ काम खत्म, ठीक है सर। और बताओ सर, अब देखो भाई नेक्स्ट चीज में बतानी है, हाँ अब भैया क्या होता है कि भैया लोग भौकाली हैं, तो उन्होंने बोला भैया चलो सम बताओ, किसका, सम ऑफ एन एम से, ठीक है सर, बिटवीन, ठीक है सर, किसके बीच में है, बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ओके सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा। अब जरा यहां पे हर कोई ध्यान देना, हमें चाहिए सम, अपन को मानता है सम एन ए एम का, और ये किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, हाँ सर, आपने ये बताया जो फर्स्ट टर्म था वो ए था, हाँ सर, सेकेंड टर्म में क्या था, A1 था, कॉमन डिफरेंस डी है तो इसको देखो डी ऐड किया, ठीक है सर। T2 में गए, हमने कहा सर ये A2 था, T3 A2 था, जो था भैया A+2D। सॉरी गैस, या नीचे रेस्टोरेंट है, नीचे यहां रेस्टोरेंट है, मैंने दरवाजा स्टूडियो का खुला रख दिया था, तो उससे जानते वहां पे लगा तड़का, वो तड़का इस रूम से बाहर नहीं जा पाया जब से रूम में घुसा है, तो भाई भाई नाक में घुस रहा है। लेकिन ये सब चीजें तेरे दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। सर T4 क्या है, हमने कहा T4 है सर A3, जो है बेटा A+3D, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब जरा ध्यान दो, हमने एक चीज सीखी कि भैया इसके बीच में कहीं ना कहीं आरथ एरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है, सॉरी सर, मतलब R+1 टर्म होगा, सही बात है सर। तो आपको समझे 4 है तो 3 है, तो बेटा ये AR होगा, पीछे हमने देख लिया था, थर्ड टर्म सेकंड अरिथमेटिक मीन होता है, फोर्थ टर्म थर्ड होता है। देखो बेटा ऐसा देखा था कि नहीं देखा था, ये देखो ना, ऐसे देखा तो था कि भैया सेकंड टर्म पहला अरिथमेटिक मीन है, यही तो भैया कांड चल रहा है, सही बात है। अगर कोई बोलेगा भाई साहब AR बताओ, तो AR हो जाएगा A+RD, ठीक है। N+1 टर्म क्या था सीरीज का, पीछे मैंने समझाया है बेटा, ये AN था, जो हो जाएगा A+ND। और भाई साहब जो N+2 टर्म था सीरीज का वो था B, सही बात है। अब लेकिन आपसे बोला क्या गया, आपसे बोला गया सम ऑफ n AMs बताओ। सम ऑफ n AMs का मतलब क्या है, देखो भाई साहब, सम ऑफ n AMs का मतलब ये है, सम ऑफ n AMs का बेटा ये मतलब है, सर क्या मतलब है, हमने कहा भैया ये पिंकियों को ऐड कर दो, ठीक है। मतलब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए A1 + A2 से लेके टिल AN तक,
अरे सर हाँ बेटा, सर ये किसके बराबर है? हमने कहा देखो भैया जब ऐड करोगे तो देखो n, ये जो a आप देख रहे हो ये देखो n बार ऐड होगा तो ये हो जाएगा na, सही बात है। प्लस जब बेटा आप इनको ऐड करोगे तो देखो भैया d आएगा कॉमन, हाँ सर बिल्कुल सही। तो बेटा जैसे d कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 1 से लेके n तक का सम, ठीक है सर। अब जरा एक चीज देखिए, हाँ सर बताइए। मैंने कहा सर ये है na, सही बात है। d का वैल्यू हम निकाल चुके हैं b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, सही बात है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने याद कराया था कि 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, मैंने कहा ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक बात है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना सर, n+1 को काटेगा, बचेगा an, सही बात है, प्लस बचेगा bn/2 माइनस बचेगा an/2, an कटेगा तो कितना बचेगा an/2, ये बचेगा bn/2, कॉमन क्या आएगा बेटा n, बचेगा क्या a प्लस b/2, ठीक है सर। ये होता है बेटा n टाइम्स a प्लस b/2 और ये रिजल्ट लोग याद रखते हैं, ठीक है सर। अब एक चीज जरा देखना भाई साहब, बाबा लोग थे भौकाली, बहुत ही खतरनाक अंग्रेजी यूज करते थे। उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया जिसको मैं पिछले टर्म में एएम बोल रहा था। तो बाबा लोगों ने यह बोला कि भाई सिंगल एएम, एक देखो टर्म दिया है, लोग इसको सुनते ही पढ़ना छोड़ देते हैं, ठीक है मेरी बात मानो ना यार। सिंगल एएम बिटवीन ए एंड बी, कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ सही बात है। सिंगल एएम बिटवीन ए एंड बी को बोला गया है a प्लस b/2, बस इसका नाम होता है। अरे सर हमें नहीं समझ में आ रहा, अरे समझने का है ही नहीं, ये इसका नाम है सिंगल एएम बिटवीन ए एंड बी का नाम है भैया a प्लस b/2, ठीक है सर। तो सर कितना याद करें? मैंने कहा देखो भाई साहब, आपको जो समेशन आया है सारे एएम्स का होते सर, तो ये जो समेशन है बेटा ये था n टाइम्स a प्लस b/2, तो इसको ऐसे लिखा जाता है सिंगल एम, समझे? सिंगल एम का मतलब है a और b के बीच का सिंगल एम, सिंगल एम बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। इसके बारे में, इसकी अंग्रेजी के बारे में ज्यादा मत सोचना, चक्कर आ सकते हैं, बस जितना बताया है बेटा यही सोचना। तो देखो भाई साहब, इसी को महाभौकाली शब्दों में आदत है ना टीचरों की, खतरनाक अंग्रेजी लिखवाने की, हमारी भी आदत है। तो भैया लिखवाया है सम ऑफ n एम्स बिटवीन एनी टू नंबर्स a एंड b इज n टाइम्स द सिंगल एम बिटवीन द सेम नंबर, ऐसी की तैसी ऊपर वाली चीज लिखी है। अरे वाह सर, हाँ बेटा, यानी देखो भैया इसकी समरी आई क्या? हाँ सर समरी ओपी आ गई, समरी ओपी है, दूसरे तुम लोग ओपी हो। अब देखो भाई साहब समरी ओपी क्या है? समरी ओपी बेटा ये है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है याद रखना, b माइनस a/2। अगर कोई बोलेगा सम ऑफ n एम्स, ठीक है सर, तो देखो सम ऑफ n एम्स का मतलब होता है n टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, बस काम खत्म। और a प्लस b/2 का नाम क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं, बस बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, आपका काम हो गया। अरे वाह सर, और हाँ एक चीज बेटा और याद कर लो, क्या? इसका बेटा कोई भी जो एरिथमेटिक में मीन होता है, जैसे AR बोला तो AR क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा RF AM बोलते हैं, ठीक है सर। और ये R प्लस 1 टर्म होता है, सही बात है सर, तो इसको लिखते हैं बेटा A प्लस RD, ये चीज और याद कर लेना, ठीक है बस। और ये कैसे लिखते हैं ये आपको पता ही है, ये मैं पीछे देखो प्रूव कर चुका हूं यहां पे कि AR R प्लस 1 टर्म होता है जो है A प्लस RD। सर ये टफ है नहीं, आपके लिए नया है, बस आपके लिए नया है, इससे भैया अच्छे से परिचित हो, फिर इससे शादी करवा देंगे, ठीक है सर। सर शादी आदि बातें ना करो, कोई बात नहीं यार, बाबा मौज में है। अब देखो भाई साहब क्या है, लेट इवन नंबर्स ऑफ AM आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। इवन नंबर, हाँ हमने भैया n AMs सोचे हैं कि इसके बीच में डाले गए हैं, तो देखो n को हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने कहा बेटा n को हम लोग बोलेंगे इवन, क्योंकि इवन बोला गया है। इफ सम ऑफ दीज मीन्स सॉरी सम ऑफ दीज मीन्स, ठीक है भैया, यहां दिया है सम ऑफ दीज मीन्स, सम ऑफ दीज मीन्स मतलब जितने भी मीन डाले गए हैं, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल मीन्स। ओके सर,
एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब यह है कि जो सम ऑफ ऑल मींस है दिस इक्वल टू उनका नंबर प्लस वन। यूनिटी का मतलब बेटा होता है वन। ठीक है, तो ये जो भी अंग्रेजी है इसका गणित में मतलब यह है कि सम ऑफ ऑल मींस है n प्लस वन। और a प्लस बी दिया है भैया 13/6। क्या दिया है? 13/6। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ मींस। अब देखो भाई साहब, जैसे सम ऑफ ऑल मींस निकालोगे तो यह आ जाएगा n टाइम्स a प्लस बी बाई टू। सही बात है सर। इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? n प्लस वन। वॉट इज a प्लस बी? 13/6। अरे सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटा बहुत आसान है, सॉल्व करो बेटा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या मैंने सही किया है भाई साहब? इफ द सम ऑफ दीज मींस एक्सीड देयर नंबर। ठीक है, बाई क्या है बेटा? यूनिटी। ठीक है, सब मैंने सही किया। बाई टू लिखना मैं भूल गया हूं, यहां पे बेटा बाई टू भी होगा ना। ठीक है, तो बाई टू कर दिया, यहां पे बेटा हो गया टू। सॉल्व करोगे तो देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। और n देखो इवन आना चाहिए, इवन ही है, यानी कितने बेटा एम्स डाले गए हैं? 12 एम्स डाले गए हैं, 12 मीन्स डाले गए हैं। सबको क्लियर है? बस इतना ही पढ़ना है इंसर्शन में, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, माननी ही पड़ेगी। तो भैया बहुत 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 स्वागत है हमारी गाड़ी में जिसका नाम है पीवाईक्यू एक्सप्रेस। और पीवाईक्यू बहुत सारे मैंने लेक्चर 1 में भी कराए थे। तो आज देखो भाई साहब पीवाईक्यू में क्या है। ये है हमारे पीवाईक्यू में खतरनाक सवाल। खतरनाक सवाल, खतरनाक सवाल नहीं यार, थू सवाल। थू सवाल है बेटा, ये थू सवाल। दिखने में खतरनाक, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सवाल है। ठीक है सर, अब देखिए इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि भैया x एक सेट है। मतलब इस वाले सवाल को करने के लिए देखो क्या पता होना चाहिए, मैं बता दूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y किसके बराबर होता है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x से इंटरसेक्शन y। है सर? हाँ बेटा है सर। हाँ बेटा है सर। हाँ बेटा। ये कहां पढ़ा था सर? सेट थ्योरी में पढ़ा था। सही बात है। अब भाई साहब क्या है, ये भैया जिसने सवाल पूछा बड़ा भोकाली इंसान था भाई साहब। ये जेई 2018 में आया और ये मेंस में भी आ चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। कि आया कि नहीं आया? शायद आ गया है, एडवांस में आ गया, मतलब बाद में वो मेंस में कभी ना कभी आएगा ही। अब यहां पे ध्यान दो, अगर भाई x एक सेट है जिसमें भाई साहब क्या है? 2018 एलिमेंट्स हैं। ओते सर मान लिया सर, ठीक है। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है एपी में। ठीक है सर, तो देखो x सेट कैसे लिखा? 1 6 से 11 और यहां पे क्या होगा बेटा? 16 और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक बात है सर। ठीक है, 2018 टर्म्स है तो सर इसका 2018 टर्म क्या कैसे निकलेगा? मैंने कहा सर इसका अगर आपको 2018 टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा? d। सॉरी गैस, एक लोग ना जरा, यहां वाई नहीं अच्छे से लग रहा, अच्छे से सुंदरता पूर्वक आना चाहिए। ठीक है सर, अब यहां ध्यान दो, 2017 इंटू 5 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा, सही लिखा है ना? 10,085 प्लस 1 मतलब 10,086। ठीक है, तो भैया इसका जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा 10,086। अगर आपसे कोई पूछता है, हाँ सर ये पूछता है ये कौन सा टर्म है, आपको पता है ये बेटा इसका 2018 टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है भाई साहब। नेक्स्ट चीज ये है कि भाई साहब ए के सेट बी है। ठीक है सर, ए के सेट बी है, बी नहीं है वाई है। वाई भी है सेट जिसके ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई आपको कितने दिए हुए हैं? मैंने कहा सर इसमें भी 2018 है। मैंने कहा अरे वाह यार बड़ा पैसे वाले हैं, 2018 टर्म है। वाई में कितना है? मैंने कहा भैया 9 16 23 9 16 23। अब बेटा इसका भी जरा हम लोग 2018 टर्म निकालते हैं। चलो सर निकालो। टी 2018 ये किसके बराबर है? ए प्लस 2017 इंटू कितना होगा? 7। अब देख लो भैया 2017 इंटू 7 कितना होता है? अरे यार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है यार, बहुत सालों से हमने मल्टीप्लीकेशन किया नहीं है। ठीक है,
14128, ठीक है सर, 14128 सर, ये इसका क्या है, ये सर इसका 2018 टर्म है, ठीक बात है सर। अब देखो भाई साहब, जैसे आप लिखोगे कि भैया ये जो पहली सीरीज है, ठीक है सर, ये जो बेटा जो पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, ठीक है, इसके भैया 2018 टर्म है। अब आपको बताना है कि बताइए कितने टर्म होंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेट एक्स यूनियन वाई, ठीक है सर। अब आपको पता है एक्स यूनियन वाई में अगर आपको नंबर ऑफ बेटा टर्म्स निकालने हैं तो nx कितना है 2018, ny कितना है 2018, मतलब भैया x इंटरसेक्शन y में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे, ठीक है सर। तो देखो भैया एन एक्स इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है सर। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन एपी, हम बेटा कॉमन एपी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे हाँ सर, ये आपने पढ़ाया है सर, बिल्कुल सही सर, आ जाओ बेटा इसका सीएपी लिखते हैं। ओके सर, अब सर देखो हमको पता है सर, यहां पे जो आप सीएपी लिखोगे, ठीक है सर, इसका सर पहला कॉमन टर्म क्या आएगा। मैंने कहा देखो बेटा इसका जो पहला जो कॉमन टर्म है सीएपी का, कॉमन पहला टर्म कौन सा आएगा सर, 16 आएगा। हाँ तो सर इसमें ए हो जाएगा 16। कॉमन डिफरेंस अगर कोई पूछे तो देखो कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम ऑफ, ये हो जाएगा बेटा 5 और 7, ये मैंने कल बताया था, मैंने कहा था याद कर लेना, 5 है 7 है, मतलब कितना एलसीएम आ गया है बेटा 35 आ गया है। अरे वाह सर। सर नंबर ऑफ टर्म्स, सर ये जो कॉमन एपी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ऐसी बातचीत सर आपने कल करी थी, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और एकदम अच्छा, मैं दिख ही नहीं रहा हूं क्या तुम्हें, मैं सीट में बैठ गया हूं, बहुत नीचे लिख नहीं पाता हूं मैं, इसलिए बैठ के लिखना पड़ता है। चलो सर, अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर, अब निकालते हैं सर कि कितने कॉमन टर्म्स होंगे, या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन एपी, सीएपी होते सर। अब देखो भैया पहला टर्म है 16, ठीक है, ए प्लस मानो भैया एन कॉमन टर्म्स हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है सर, इंटू डी। चलो भाई इसको मान लेते हैं कि ये चलो कैपिटल एन है, इसको हम कैपिटल एन मान लेते हैं, स्मॉल एन से कंफ्यूज ना हो जाए हमारे प्यारे से बच्चे। ओके सर, अब बताओ भैया, हाँ सर पूछो। मैंने कहा भाई साहब ये तो पता है कि जो कॉमन टर्म आया होगा वो 10,086 या उससे छोटा ही तो रहा होगा। सही बात है सर, 10,086 या उससे छोटा, इससे बड़ा कॉमन टर्म तो हो नहीं सकता, ऐसा हमने कल बात करी है, क्योंकि भैया इससे बड़ा अगर नंबर हो गया तो इनके पास माइट भी हो लेकिन इनके पास नहीं होगा। सही बात है सर, यानी कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लेस देन इक्वल टू 10,086। ठीक बात है सर, सॉल्व करिए सर। मैंने कहा देखो इससे n-1 कितना आ रहा है, मैंने कहा लेस देन इक्वल टू 10,086 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 35, इससे n क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10,070, सॉल्व करो, डिवाइडेड बाई 35 प्लस 1। मेरा फोन कहां है, मेरा फोन कहां है, मुझे कैलकुलेटर यूज करना है। चलो सर, चलो चलो सर कैलकुलेटर यूज करते हैं, ये मैं कर रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है तुम नहीं करोगे, ठीक है। हाँ सर ये आ गया है, पूरा ऐड करने के बाद 288.7। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हो जाएंगे सर, 288। अरे हाँ सर, ये सारी बातें तो सर हमने कल करी थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करी थी, सही बात है। अब भाई साहब जो आपको आंसर निकालना है आप समझ गए हो। आंसर देखिए मेरे बच्चे, इस वाली चीज में आएगा, क्या ये कलर आपको दिख रहा है, अरे वाह बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स यूनियन वाई 2018 कितना होता है 4036 माइनस कैपिटल एन जो कितना है भाई साहब, जो है 288। ओके सर, जो है 288। चलो भाई साहब देखते हैं कितना आता है, उसके बाद हम शांति से 2 मिनट बैठेंगे, बुढ़ापे का शरीर है। 4036 माइनस 288, हाँ 3748 टर्म्स बेटा इसमें होंगे। अरे वाह सर, हाँ बेटा
अरे वाह सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब ये सवाल हो गया, ठीक है सर। अब आता है बच्चों नेक्स्ट सवाल। ये AIEEE 2011 का है। मैंने कल आपको बताया था कि AIEEE पहले का जेई मेंस का नाम है। अब देखो मेरे बच्चे क्या है, एक आदमी है जो 200 रुपए भैया बचाता है शुरू के 3 मंथ में। चलो भाई साहब, एक आदमी ने नौकरी चालू करी, तो देखो भैया उसने 200 रुपए बचाए पहले महीने, दूसरे में 200 बचाए, तीसरे में भी 200 रुपए बचाए। ठीक है सर। ये बेटा देखो वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझें अच्छे से और परेशान ना हो, बहुत ज्यादा पेशेंस से देखें, बहुत ज्यादा पेशेंस से देखें वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ओके सर, ओते 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 सर, ठीक है भाई। अब देखो भैया क्या है, इन ईच ऑफ द सब्सीक्वेंट मंथ्स, ठीक है भाई, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है और आगे 3 महीने के बाद, हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय ₹40 मोर देन द सेविंग ऑफ इमीडिएटली प्रीवियस मंथ। जो भी लिखा है इसका मतलब क्या है, इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद 240 रुपए बचे होंगे, इसके बाद 280 रुपए बचे होंगे। मतलब क्या हो रहा है भाई, इसका 40-40 रुपए बढ़ते जा रहे हैं इसकी सेविंग्स में। बहुत सेव कर रहा है ये लड़का, ठीक है सर। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है सर। अब भाई साहब ये पूछा गया है कि जब इसने नौकरी करना चालू किया था तो बताओ उसकी टोटल सेविंग कितने महीनों में, इसकी टोटल सेविंग कितने महीनों में 11,040 रुपया हो जाएगी। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब मैं ये करता हूं, मैं ये चेक करता हूं कि भाई यहां से, जहां से देखो एपी स्टार्ट हुई है, जहां से मेरे बच्चे एपी स्टार्ट हुई है, मैं ये मानता हूं देखो बेटा, जहां से एपी स्टार्ट हुई है मैं ये मानता हूं कि भाई यहां से nth मंथ में क्या हुआ। मैंने कहा भैया चलो हम ये चेक करते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये nth मंथ में कितनी सेविंग हुई हम ये देख रहे हैं, ठीक है भाई। और ऐसा काउंट करके चल रहे हैं कि भाई पहला 2 है ही नहीं, मतलब भाई मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहले मैं सेविंग यहां से देखता हूं। तो देखो भाई यहां से लेके nth मंथ तक, nth मंथ बेटा क्या, इस सीरीज के मुताबिक यहां से लेके nth मंथ तक बताओ इसकी कितनी सेविंग हुई। मैंने कहा सर एपी है तो सर ये हो जाएगा n/2, फिर आ जाएगा 2 इंटू पहला मतलब 402 हो गया, प्लस आ गया सर n-1 इंटू डी। ठीक है सर। अब जरा भाई साहब ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, ये जो सेविंग है इसमें भाई 400 रुपए और भी तो लड़के ने सेविंग करी है। सही बात है सर, 400 रुपए किसके लिए, इस मंथ के लिए। ये जो सर सम है सर, ये जो सेविंग्स का सम है ये बराबर हो जाएगा 11,040 रुपया के। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, हमको समझ में आ गया। ये बनी है बेटा इक्वेशन। ओके सर। अब देखना मेरे बच्चे, ठीक है सर। अब देखो बेटा इसका आंसर होगा क्या, इसका बेटा आंसर होगा, ठीक है ना, अगर कोई आंसर इसका पूछे तो इसका बेटा आंसर होगा n+2 मंथ्स। सर ऐसा क्यों, मैंने कहा देखो भाई मैंने क्या करा, मैंने यहां से लेके यहां तक n मंथ माने, समझ रहे हो, यहां से लेके मैंने यहां से लेके वहां तक n मंथ्स माने, और 2 मंथ और भी तो हैं उसको बेटा ऐड कर दिया। ठीक है सर, समझ गए सर। अब भाई साहब हमारे पास मेन देखिए चैलेंज क्या है, द मेन चैलेंज इज कि भाई इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। तो बच्चों मैंने पॉज करके ये पूरा यहां तक देखो सॉल्व कर दिया था। सिंपल है बच्चे, ये यही चीज है कि बस मैंने इसको सिंप्लीफाई करता रहा। आप यहां तक पहुंच जाना पिंक वाली रिलेशन तक। उसके बाद में बेटा अब इसमें श्रीधराचार्य रूल लगाना, तो देखो n की वैल्यू बेटा आ जाएगा 19 और -21। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना। अब आपको ये पता है कि n नंबर ऑफ मंथ है, तो इसको बेटा हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि कभी नंबर ऑफ मंथ नेगेटिव नहीं हो सकते हैं मेरे बच्चे। अब बताओ अगर नंबर ऑफ मंथ अगर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, क्या पॉसिबल दिख रहा है, हम देखें जरा, हाँ नहीं दिख रहा है। तो देखो भाई साहब नंबर ऑफ जो मंथ्स हैं वो बेटा नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है सर इसका, रुको जरा भाग जाओ, n बेटा 19 होगा और आंसर इसका बेटा होगा 21। तो देखो कितना इजी सा सवाल आया था, द आंसर इज 24 मंथ्स। होते सर, होते बेटा।
ठीक है भाई, तो उम्मीद है भाई बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहां तक। तो भाई साहब अब जैसे कि नेक्स्ट सवाल आता है, इस सवाल को करने से पहले जरा एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर भाई साहब, ठीक है ना, ये भैया बहुत ज्ञान की बात है, अगर भाई साहब 3 नंबर एपी में होते हैं, ठीक है ना यार, इफ 3 नंबर्स आर एन एपी, मानो बेटा जो 3 नंबर जो एपी में हैं वो बेटा ये है, पहला क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है सर। अगर भाई साहब ये एपी में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे ये है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। और सिंप्लीफाई करो, वाई वाई इधर लेके आओ तो बेटा ये 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, ठीक है। और अगर सॉल्व करोगे तो देखो भाई साहब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। अब जरा यहां पे बेटा ध्यान देना, हाँ सर बताओ। तो देखो भैया ध्यान देने की बेटा बात ये है कि जब बेटा 3 नंबर अगर भाई साहब एपी में होते हैं, तो देखो भैया कोने वालों का, देखो कोने वालों का जो एम होता है बेटा, जो कोने वाले का जो एम होता है वो बीच वाला होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं बीच वाला इक्वल टू कोने वालों का एम, कोने वालों का एम ओते सर। ये है भाई साहब एक रूल जो आपको पता होना चाहिए कि जब 3 नंबर भाई साहब एपी में होते हैं तो भाई साहब जो बीच वाला होता है वो कोने वालों का एम होता है, ठीक है सर, मान लिया सर, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब यहां पे आते हैं, जैसे आपको दिया है 3 नंबर्स एपी में हैं, ठीक है सर। अगर 3 नंबर एपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि बेटा हम ये बोल सकते हैं कि जो भैया बीच वाला है वो किसके बराबर होगा, कोने वालों के एम के बराबर। सही बात है सर, कोने वालों का एम। या फिर हम बोल सकते हैं कि भैया जो 2 टाइम्स बीच वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करो सम ऑफ कोने वाला, ठीक है। यानी सर ये चीज आपको सवाल में दी गई है, ठीक है मेरे बच्चे, ये वाली जो चीज है बेटा ये सवाल में गिवन है, ठीक है सर, ये गिवन है। अब बेटा ये प्रूफ करना है कि ऊपर वाला एपी में है, ठीक है। तो देखो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये एपी में है, लेट्स एज्यूम, या फिर ऐसे चलो ऐसे ही कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि ये एपी में ही है, लेट्स एज्यूम दैट above is in AP, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब अगर ऊपर वाला AP में है तो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो बेटा इसका मतलब यह है कि सेकंड वाला माइनस पहला वाला इक्वल टू क्या होता है, थर्ड वाला, ठीक है, माइनस सेकंड वाला, ठीक है सर, यही तो होता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अब यहां ध्यान दो, एलसीएम पेलसीएम लो, तो एलसीएम पेलसीएम लोगे तो ऊपर जाके आ जाएगा बेटा बी प्लस सी माइनस ऑफ सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इंटू आ जाएगा बेटा बी प्लस सी, ओके, इक्वल टू, यहां पे लो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सी प्लस ए माइनस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और इंटू कितना हो जाएगा बेटा सी प्लस ए। एलसीएम पेलसीएम लिया बेटा। अब यहां ध्यान दो, यहां पे देखो भैया सेम सेम हो गया, सेम सेम क्या हो गया, ये कट गया। न्यूमरेटर इसका देखो भाई सी सी को काटेगा, तो देखो ये बचा क्या, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू, यह आ जाएगा बेटा क्या, यह आ जाएगा सी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा भैया मान लेते हैं कि ये एपी में है, ध्यान से सुनो, अपना दिमाग बाद में लगाना, पहले मेरे दिमाग के हिसाब से चलो। अगर मेरे बच्चे ये एपी में है तो ये वैलिड होगा, सही बात है। ये मैंने क्या करा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो मैं बोल रहा हूं लिख के देखो यही होता है। चलो मैं लिख भी देता हूं बेटा कि T2 माइनस T1 विल इक्वल टू T3 माइनस T2, ये बेटा मैंने कंसेप्ट लगाया है, ठीक है सर। अब जरा और ध्यान दो,
एलसीएम लिया, ये है तो ये होगा, ये है तो बेटा ये होगा, सिंप्लीफाई किया है नीचे, और ये है तो बेटा ये होगा, और ये हो रहा है। तो देखो बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले आओ, तो देखो 2b स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है सर। मैंने कहा सर हां बेटा, मैंने कहा सर हां बेटा, अगर ये है तो ये है, 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 और ये है तो ये है बेटा, विच इज ट्रू। ये तो ऑलरेडी सवाल में दिया है कि ये ट्रू है। अरे वाह सर, जो कि ट्रू है, विच इज ट्रू। ठीक है सर। अब भाई साहब अगर ये चीज ट्रू है तो बताओ इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है यानी ऊपर वाला ट्रू है, ये ट्रू है यानी इसके ऊपर वाला ट्रू है, ये ट्रू है ये इसके ऊपर वाला ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है। मतलब बेटा हमारा एजम्पशन ठीक था, हेंस प्रूफ। मतलब कि हमारा एजम्पशन ठीक था बेटा, हेंस प्रूफ्ड। ओ माय गॉड, हाँ बेटा हमारा एजम्पशन ठीक था, हेंस क्या हो चुका है बेटा, ये प्रूव हो चुका है। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब आता है ये नेक्स्ट सवाल, ये मैंने होमवर्क ले दिया था, तो मैं आज के टर्न में ये होमवर्क ले फिर से आपको दे रहा हूं। क्या पता कुछ सीखा हो, आप फिर से कर लो। तो इसको डिस्कस हम कल के टर्न में करेंगे, लेकिन जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। ओते सर, ठीक है बेटा। अब देखो भाई, अब आता है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग जीपी भी बोलते हैं। अब यहां जरा ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है सर। अगर भाई साहब A1, A2, A3 से लेके AN तक ये कंप्लीट जीपी में दिया है, ठीक है सर, तो इसका मतलब ये होता है बेटा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ऐसे चलता है। और nth टर्म अपॉन उसके पीछे वाला टर्म का जो बेटा रेशियो होता है वो बेटा कांस्टेंट होता है, सब में सेम होता है। ये भैया कांस्टेंट रेशियो होता है, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। और मेरे बच्चे ये जो कॉमन रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्मॉल आर। यानी कि हमने सीख लिया कि भाई साहब अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो इसका मतलब साफ तौर पे यह है कि भाई साहब कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो भाई साहब सब में सेम होगा। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट चीज क्या है, जीपी का कोई भी टर्म है, जीपी का कोई भी टर्म बेटा जीरो नहीं हो सकता। मतलब यहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकता, जबकि सच बताया जाए तो भाई कोई भी टर्म जीपी का जीरो नहीं हो सकता, कोई भी टर्म जीपी का जीरो नहीं हो सकता। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पे अगर मैंने एक चीज आपसे बोली कि भाई साहब ये है 2, ये है 6, ये है 18, ये है 54, ये 162, तो देखो भाई साहब यहां पे जो फर्स्ट टर्म है उसे a से डिनोट करते हैं, जो कि भैया 2 है। बेटा यहां पे जो कॉमन रेशियो है वो 3 है, तो देखो कॉमन रेशियो कैसे आपने निकाला, 6/2 कितना आया बेटा 3, 18/6 कितना आया बेटा 3, 54/18 कितना आया बेटा 3। मतलब सर ये क्या है, मैंने कहा ये है बेटा कॉमन रेशियो। ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, हाँ बेटा काफी है। अब जरा बच्चे यहां पे सब लोग ध्यान देना, तो देखो भाई साहब इस वाले सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं। पिछला पेज इंपॉर्टेंट नहीं था, अब का पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई साहब एक मैं जीपी लिखने जा रहा हूं, ठीक है, इस वाले जीपी का बेटा फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछता है इसका कॉमन रेशियो, तो बताओ भाई साहब इसका कॉमन रेशियो कितना होगा। मैंने कहा बेटा इसका कॉमन रेशियो मैंने ले लिया है स्मॉल आर। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे बोले कि सर इसका सेकंड टर्म क्या है, तो देखो आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए आर। ठीक है, क्योंकि भाई T2/T1 कितना होगा सर, ये होगा आर। T3 कितना होगा भाई, T3 होगा ए आर स्क्वेयर। T4 पूछे फिर से आर से मल्टीप्लाई ए आर क्यूब। मतलब मेरे क्यूट से बच्चों आपको यह पता लग रहा होगा जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एपी में बेटा मैं डी ऐड करता रहता था। ठीक है सर।
अब भाई साहब ऐसे ही देखो मामला चलेगा चलेगा चलेगा। किसी ने पूछा nth टर्म बता दो, तो मैंने कहा देखो भैया nth टर्म होगा a इंटू n की पावर सॉरी a इंटू r की पावर n-1। सर ये आपने कैसे लिखा? मैंने कहा दिमाग से लिखा, बुद्धि से लिखा। यहां पे जरा ध्यान दो कैसे लिखा। सर कैसे लिखा? मैंने कहा देखो भैया t2 में r की पावर 1 थी, t3 में r की पावर 2 थी, t4 में r की पावर भैया 3 थी। यानी जौन सा बेटा टर्म होता है पैटर्न वाइज देखो r में उससे कम पावर होती है, इसलिए मेरे बच्चे ये जो tn है ये n था तो पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है सर। यानी कि बेटा अगर मैं आपसे ऐसा कुछ बोलता, पीछे वाले पेज में ऐसा कुछ बोलता कि भाई इस वाले सीक्वेंस का 7th टर्म लिखो, तो देखो भैया 7 टर्म बताओ आप कैसे लिखते? सिंपल सा बेटा फॉर्मूला लगाते, T7 हो जाता a इंटू आर की पावर 7-1 जो कि बेटा 6 होता। यानी कि आप यहां पे सारी वैल्यूज पुट करते, ये होता 2 इंटू कॉमन रेशियो है 3 की पावर कितना होता बेटा? 3 की पावर होता 6। ठीक है सर, ओके बेटा, ठीक है सर। हाँ बेटा ऐसे लिखते हैं हम लोग ऐसी चीज। ठीक है, ओके सर, हम समझ गए सर। ठीक है, हाँ तो देखो भैया कोई भी टर्म जीपी का 0 क्यों नहीं हो सकता? रीजन है अगर डिनोमिनेटर में आ गया, कोई टर्म अगर 0 हुआ तो वो डिनोमिनेटर में बेटा कभी ना कभी तो आएगा ही। अगर वो डिनोमिनेटर में बेटा कभी ना कभी जी नीचे आएगा तो भैया वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कोई भी टर्म बेटा 0 नहीं हो सकता। ठीक है सर, और बताइए सर। अब देखो भाई साहब थोड़ा सा बहुआ सा सवाल है, शो दैट ट्रू और फॉल्स है बेटा। इसमें आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है सर, एबीसीडी बेटा जीपी में है तो आपको यह बताना है ये जो रिलेशन लिखा है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अब देखो भाई इसको करने से पहले एक आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन बेटा ये गणित में बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए बहुत ध्यान से एक बार देख लें। तो देखिए भैया कौन सा फैक्टराइजेशन है ये बेटा? फैक्टराइजेशन ये है कि 1 प्लस आर स्क्वेयर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर। ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है सर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई सब करो, चलो मैं करके दिखा देता हूं, तो यह आ जाएगा बेटा 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर। देखो 1 को मल्टीप्लाई करा, फिर आर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब। ठीक है सर, प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4। ठीक है सर, आर का क्यूब कटा, स्क्वेयर कटा, आर कटा, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ गया बेटा 1 प्लस आर स्क्वेयर, 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस है आर की पावर 4। ठीक है सर, हाँ बेटा ये बेटा फैक्टराइजेशन याद कर लेना, ये भैया पूरे के पूरे गणित में बहुत यूज होता है। ओके सर, मतलब भाई मैं ये कहना चाहता हूं ये दिया है तो आप इधर पहुंच जाओ, लेफ्ट में पहुंच जाओ, लाल दिया है तो पीले में पहुंच सकते हो, पीला दिया है तो बेटा लाल में पहुंच सकते हो। ठीक है सर, अब देखो जरा, अब बेटा ये जो सवाल है इसमें भाई साहब ये सब देखो एपी में दिया है, तो भैया ए को मानते हैं ए, अगर एपी में तो देखो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए इंटू आर। सी कितना हो जाएगा सर? ए इंटू, मतलब इसमें फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दो, ए आर स्क्वेयर। डी जो है बेटा वो हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है सर, समझ गया ना यार? ओके, अब जरा ध्यान दो, अगर मैं एलएचएस की बातचीत करूं, ठीक है सर, देखो भाई एलएचएस क्या है? मैंने कहा देखो भाई एलएचएस हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना होगा? ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ध्यान से देखिए, सी स्क्वेयर कितना हो जाएगा? ए स्क्वेयर आर की पावर 4। ठीक लिखा है भाई? हाँ सर ठीक लिखा है, ओके। इंटू बी का वैल्यू पुट करो, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर। सर सी को करो ए स्क्वेयर आर की पावर 4। सर डी को करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर आर की पावर 6। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, पूरे में बेटा कॉमन क्या ले सकते हो? सर पूरे में कॉमन ले सकते हैं सर ए स्क्वेयर। वेरी गुड, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4। बिल्कुल सही बात है सर। और इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो देखो भैया अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यह आ जाएगा ए की पावर 4 आर स्क्वेयर, और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले देखो सेम आ गए हैं। यार वो फैक्टराइजेशन इसमें यूज नहीं होगा, मुझे लगा था शायद यूज हो जाए, ऐसे ही पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया। ये बेटा फैक्टराइजेशन यूज नहीं होगा,
ठीक है, बस मैंने लिख दिया तो इसको याद रखना, पूरे मैथ्स में बेटा ये यूज आता है, ठीक है ना। अब देखो मेरे बच्चे, जब मैं यहीं पे इसका आरएचएस देखने का प्रयास करूंगा तो देखो भैया आरएचएस क्या होगा, ए इंटू बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर आर, प्लस फिर क्या होगा बी इंटू सी तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर आर का क्यूब, फिर आ जाएगा बेटा सी इंटू डी तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर आर की पावर 5, ठीक है, और इसका बेटा होल स्क्वेयर है। अब बताओ भाई साहब इससे कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वेयर आर बेटा यहां से देखो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक बात है। ए स्क्वेयर आर जैसे कॉमन लेंगे बेटा तो ये स्क्वेयर होके बाहर आएगा, ए स्क्वेयर आर का होल स्क्वेयर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वेयर, सही बात है। अब जरा भैया ध्यान से देखो, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे ए की पावर 4 आर स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वेयर, और बेटा यही चीज बताओ किसके बराबर दी गई थी, यही चीज बेटा आपको एलएचएस के बराबर दी गई, देखो एलएचएस भी यही निकल के आया है, हेंस ये वाली जो चीज है बेटा ये ट्रू है, ये इसके बराबर आता है। तो देखो भाई एक बेसिक सा सवाल था कि एबीसीडी एज्यूम करने, तो मैंने ए को ए माना, कॉमन रेशियो बेटा मैंने आर मान लिया और इसमें पुटा करके हमने सारी चीजें देख ली, ठीक है सर। अब भाई साहब जरा ये वाला सवाल हर कोई ट्राई करो कि भाई साहब देखो 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, एबीसी भैया जीपी में दिए हैं, ओके सर। अब बताओ भैया डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि भैया देखो कॉमन रेशियो यहां पे 1 नहीं हो सकता, ठीक है भाई साहब 1 नहीं हो सकता, साथ में -1 नहीं हो सकता, क्यों सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि बताओ अगर मैं ए को मानूं ए और बी को मानूं बेटा कितना ए आर, सी को कितना मान लूं ए आर स्क्वेयर। अब देखो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं आर को 1 पुट करूंगा तो देखो पहला भी ए, दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, देख लो भाई साहब आर को जैसे आप 1 पुट कर रहे हो तो ये भी ए, ये भी ए, तो ये देखो नंबर डिस्टिंक्ट नहीं रहे, ठीक है सर। सर -1 कब क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा देखो भैया हाँ -1 बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि -1 पुट करोगे तो ये -a आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा a, -1 का स्क्वायर, समझे। तो देखो a और c बेटा सेम हो जाएंगे, यानी कि बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर R1 लिया तो ABC सेम हो जाएंगे क्योंकि तीनों A हो जाएंगे, और R -1 पुट करके देखो तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये तीनों सेम नहीं रहेंगे क्योंकि भाई पहला तीसरा सेम हो जाएगा, पहला और तीसरा सेम हो जाएगा। इसलिए भाई साहब जब भी कभी डिस्टिंक्ट की बातचीत हो तो आपको ध्यान रखना है कि R बेटा 1 और -1 नहीं हो सकता, ठीक है सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, अगर मैं तुमसे बोलूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है बेटा म्यू बी, ठीक है, तो भैया आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ देखनी है क्या देखनी है म्यू, ठीक है। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान देना, जैसे आपको ये दिया हुआ है बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू म्यू बी, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करो तो ये हो जाएगा a प्लस ए आर प्लस कितना हो जाएगा ए आर स्क्वेयर बराबर कितना हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा म्यू ए आर, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब तीनों में अगर आप ध्यान दोगे तो देखो भैया ये जो a है ये देखो कट जाएगा, तीनों में भाई साहब ये a क्या है बेटा कट जाएगा। अब बताओ भाई साहब जैसे आप तीनों में a को काटोगे तो देखो क्या होगा, a को काटते ही यहां पे बचेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर बराबर बचेगा बेटा म्यू आर, ओते सर। फिर से यहां पे ध्यान दो, अब जरा एक चीज देखना मेरे बच्चे, इसको लिख सकते हो बेटा आर स्क्वेयर और आर जैसे इसमें आप कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा 1 माइनस म्यू इंटू आर और आ जाएगा +1 इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब क्या क्या चीज है, आपसे यह बोला गया है कि भाई साहब आर जो है वो 1 नहीं हो सकता और -1 नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। अगर भाई साहब मैं आर को 1 पुट करूं तो देखो 1 पुट करते ही कितना आ जाएगा, यह आएगा बेटा 1, यहां पे आएगा बेटा 1 माइनस म्यू, ठीक है सर, प्लस आ जाएगा 1 इक्वल टू 0, यानी सर म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने कहा सर म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3, सही है। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर आर आपका 1 नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, म्यू बेटा आपका 3 नहीं हो सकता, सही बात है। नेक्स्ट चीज देखो भाई,
अगर भाई साहब आर की वैल्यू हमने पुट करी -1, ठीक है सर, तो आर -1 पुट करते कितना आ जाएगा, 1 माइनस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है सर, सॉल्व करो, 1 प्लस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है सर, जो म्यू है इक्वल टू -1। अब आपको पता है जब आर -1 नहीं हो सकता, मतलब म्यू मेरे बच्चे -1 नहीं हो सकता, क्योंकि आर -1 पे ही बेटा म्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं जरा, ठीक है भाई। अब जरा यहां पे ध्यान दो, अब आपको पता है कि आर एक रियल वैल्यू होगी, इसलिए इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या करेंगे बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे भाई साहब डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अच्छे से बेटा आप देखो, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना भाई साहब आपको आना ही चाहिए। तो जैसे करोगे बेटा, ये आ जाएगा μ² -2 म्यू प्लस 1 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब μ² -2 म्यू -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो भाई साहब म्यू -3 इंटू आ जाएगा बेटा म्यू प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है सर, एकदम सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब भाई साहब देख लो, ये इनइक्वालिटी वेवी कर्व मेथड से जैसे आप सॉल्व करोगे, तो देखो भाई साहब म्यू का रेंज क्या आ जाएगा, म्यू बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से -1 और यूनियन आ जाएगा बेटा क्लोज 3 से इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो भैया, μ3 नहीं हो सकता है, यहां पे बोला गया है कि भैया μ3 नहीं हो सकता है और म्यू -1 नहीं हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से देखो भैया क्लोज आ रहा है, यानी बेटा इसका फाइनल आंसर मैं पीछे लिख दे रहा हूं। पीछे आंसर क्या है बेटा, जो म्यू है, म्यू आएगा बेटा -∞ से -1, यूनियन आएगा 3 से इंफिनिटी, और बेटा यही है आंसर। मतलब भाई पिछला सवाल करने के लिए आपको देखो क्या क्या आना चाहिए था। पहली चीज बेटा ये है कि सबसे जो पहली चीज आपको आनी चाहिए थी वो ये है कि नंबर एज्यूम करते हैं ए आर स्क्वायर। उसके बाद क्या भाई, इसमें हमने इन सारी चीजों को पुट किया, सिंप्लीफाई किया। हमने ये बेटा एक देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा क्या सीखा कि भाई जो आर है, जो कॉमन रेशियो है, वो 1 और -1 नहीं होना चाहिए। हमने चेक किया, आर 1 होता तो म्यू क्या आता, आर -1 होता तो म्यू ये आता। मैंने कहा इसका मतलब बेटा आर 1 नहीं हो सकता और आर -1 नहीं हो सकता, मतलब म्यू 3 नहीं हो सकता और म्यू -1 नहीं हो सकता। फिर भाई साहब ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक में भाई साहब क्या है कि भाई क्वाड्रेटिक में जो कॉमन रेशियो है बेटा वो रियल नंबर होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया भाई साहब, मैंने आर में क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉल्व करने के बाद बेटा हम लोग यहां पे पहुंच गए। ठीक है सर, क्लियर है भाई, बहुत सिंपल है। आपको इसमें अगर मैं एक चीज बताऊं, आपको क्या चीज है बेटा, आपको इसमें देखा जाए तो जीपी का सिर्फ ये लॉजिक था, बस इतना लॉजिक बेटा जीपी का था। यहां जीपी यूज हुई और यहां यूज हुई और यहां पे मैंने इसको पुट किया, बस। बाकी सब बेटा क्वाड्रेटिक का लॉजिक था। और हाँ, एक और चीज और है बच्चे, ये है कि बेटा ये सवाल ना एएमजीएम से भी हो जाता है, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने यूज नहीं किया। तो आपको इतना कुछ देखो बवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग जब एएमजीएम पढ़ लेंगे तो ये सवाल को देखो दोबारा उठाएंगे और उस टाइम हम लोग करेंगे, ठीक है ना यार। अभी मैं उस लफड़ों में नहीं पढ़ रहा हूं। एएमजीएम के बाद ये सवाल बेटा चुटकी बजाते ही हो जाता है और हमेशा वही मेथड बेटा फॉलो करना होता है, ठीक है ना यार। तो जब पढ़ लेंगे तब उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ओते सर। अब भाई साहब इसमें आता है कि सम टिल एन टर्म्स की बात आता है। भैया जीपी का सम टिल एन टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो देखो भैया क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं सर सम टिल एन टर्म्स क्या है, तो आप जानते हो सर वो होगा ए प्लस डी लिख रहा था मैं, रुको। दूसरा टर्म होगा ए आर, तीसरा होगा बेटा ए आर स्क्वायर, तीसरा होगा बेटा मतलब चौथा होगा ए आर क्यूब। ये चीज तो बच्चे आपको पता ही है। और ऐसे ही बेटा आपको पता है इसका जो n-1 टर्म होगा वो होगा भैया a की पावर r n-2 और n टर्म होगा बेटा a इंटू r की पावर बेटा n-1, ठीक है ना। तो भाई साहब ये आप फॉर्मूले से बता सकते हो कि ये है tn और ये क्या है मेरे बच्चे, ये है tn-1 होते सर। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके प्रूफ का, इसके भाई साहब प्रूफ का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि भाई मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई बाई आर बोथ द साइड्स, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई आर बोथ द साइड्स
एंड शिफ्ट एवरी टर्म देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। शिफ्ट एवरी टर्म 1 यूनिट राइट। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा देखो कुछ ऐसे करते हैं, हम लोग भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से दोनों के दोनों साइड। ठीक है सर, जैसे भैया आर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स और शिफ्ट कर देते हैं हर टर्म को 1 यूनिट राइट। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो। अब देखो भाई साहब, आर से जैसे मल्टीप्लाई किया तो देखो ये आ जाएगा आर इंटू एस एन। अब ध्यान दो, ए में आर से मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा ए आर, ये आएगा ए आर स्क्वेयर, ये आएगा बेटा ए आर क्यूब, ये आएगा बेटा ए आर की पावर 4, करते करते आएगा बेटा ए आर की पावर n-1 क्योंकि आपने आर से मल्टीप्लाई किया है, और प्लस आ जाएगा बेटा ए आर, और साथ में एक एक यूनिट राइट आपको बेटा शिफ्ट करना है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान दो। अब देखो इन्हीं को मैं एक एक यूनिट देखो राइट शिफ्ट कर रहा हूं। देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका ये जो प्रूफ का ये वाला जो स्टेप है ना, ये बच्चे एजीपी में यूज होगा। ठीक है ना, ये सेम कंसेप्ट बेटा एजीपी के हर सवाल में यूज होगा। सेम कंसेप्ट इन एवरी क्वेश्चन ऑफ एजीपी। एजीपी बेटा एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब हम लोग बेटा इसको कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। एजीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत मिसलेनियस सीरीज भी पढ़ेंगे। तो भाई साहब ये देखो सेम कंसेप्ट एजीपी के बच्चे हर क्वेश्चन में यूज होता है। अब जरा यहां पे ध्यान देना, हमने भाई आर से मल्टीप्लाई करा, एक के यूनिट खिसकाया तो यहां आ गया ए आर का यहां आ गया बेटा ए आर स्क्वेयर, यह आ गया बेटा कितना ए आर क्यूब, और ऐसे ही चलते रहे। ठीक है, इसके नीचे जो था भाई साहब वो आ जाएगा ए आर n-1 और प्लस हो जाएगा ए आर एन। ठीक है, तो देखो भैया अभी इस सवाल में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एजीपी के बेटा हर सवाल में इसको बाद में देखो बार बार यूज करेंगे। ठीक है सर, अब जरा ध्यान देना, अब देखना मेरे बच्चे बहुत ध्यान से। अब देखो मेरे बच्चे मन के सच्चे, दोनों को भैया सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 1 - आर इंटू एस एन। ठीक है सर, ये सब देखो एक दूसरे को भैया पीट डालेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे। ठीक है सर, बचेगा क्या बच्चे, बचेगा सिर्फ ए, और क्या बचेगा ए आर एन। ठीक है सर, तो देखो यहां पे दिख रहा होगा ए माइनस ए इंटू आर की पावर एन। ठीक है सर, और ध्यान दो भाई साहब, इससे जो एस एन है ना, एस एन आ जाएगा ए ले लो कॉमन 1 - आर की पावर एन। ठीक है भाई, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो भाई साहब गणित का लॉजिक, एक गणित का लॉजिक पहले भी बताया है, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि देखो भैया गणित का लॉजिक क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर कहीं पे बेटा आपने प्रूफ कर दिया, मानो ए बी इक्वल टू सी, ये गणित का लॉजिक होता है, ध्यान देना। अगर मानो आप ए से डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करते वक्त आपको लिखना है कि ए 0 नहीं हो सकता। मतलब जिस चीज से बेटा आप डिवाइड करते हो वो चीज 0 नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो भाई साहब ये वैसे मैंने फंक्शंस एंड रिलेशंस में बताया था, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज बेटा मैं दोबारा बता दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अगर भाई साहब मैं 1 - आर को उधर लेके जाता हूं तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि भाई 1 - आर 0 नहीं हो सकता। मतलब इसका क्या है, आर 1 नहीं हो सकता। ठीक है सर, मतलब कि सर आर अगर 1 नहीं हो सकता तो देखो यहां पे क्या हो रहा होगा, जैसे बेटा आप डिवाइड करोगे तो देखो एस एन आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा ए इंटू 1 - आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 - आर। ठीक बात है भाई, तो बेटा ये होता है फॉर्मूला एस एन ऑफ अ जीपी निकालने का प्रूफ। अब इस वक्त इतना बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेथड बेटा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग एजीपी में इतनी बार करेंगे कि आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। तो फिलहाल भाई साहब मैं ये बोल सकता हूं कि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ जाए भाड़ में, ये वर्ड मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन भाई साहब ध्यान दो, अभी सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो। ठीक है सर, मान लिया। अब देखो भाई साहब, अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई साहब अगर r का वैल्यू 1 हुआ, इफ कॉमन रेशियो इज 1, तो देखो इसका मतलब क्या है बेटा, एस एन में क्या होगा, पहला टर्म ए होगा, दूसरा ए आर मतलब ए होगा,
तीसरा ए आर स्क्वेयर मतलब बेटा ए होगा, चौथा ए आर क्यूब मतलब ए होगा, मतलब आर बेटा 1 होगा। तो देखो सारे टर्म्स ए होंगे। एस एन का मतलब क्या है कि सर ये जो ए है ना सर, ये ए देखो एन टाइम्स लिखा होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा इसका मतलब जो सम टिल एन टर्म्स है बेटा, अगर एन को 2 बार, ए को 2 बार ऐड करो तो 2a आता है, ए को 3 बार करो तो 3a आता है, ए को बेटा n बार ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा a इंटू एन। ठीक बात है भाई, ये आ जाएगा बेटा a इंटू एन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सही बात है सर। अब भाई साहब अगर मैं इस पे एक सवाल दूं, ठीक है ना, तो देखो भाई सवाल ऐसे बना सकता हूं कि भाई मैंने आपको बोल दिया कि कंसीडर ओते सर, जीपी ओते सर। जीपी का भैया टर्म्स दिए हुए हैं, मानो पहला 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 54 है, ऐसे ही बेटा मामला चल रहा है। ठीक है सर। अब भाई साहब मैंने आपसे पूछ लिया इसमें निकालो, फाइंड करो, क्या सर फाइंड करना है, मैंने कहा एस से 10 फाइंड करो, सम टिल n टर्म्स, मतलब सम टिल 10 टर्म्स। तो देखो भाई साहब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत आसान सी चीज है। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन होगा S10 का, मतलब जो प्रीवियस पेज में फॉर्मूला था वो था a इंटू 1 माइनस आर की पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब कॉमन रेशियो क्या है इसमें, सर फर्स्ट टर्म इसमें दिया हुआ है कितना, मैंने कहा 2, कॉमन रेशियो कितना दिया है 3, n का वैल्यू 10 है जो ऑलरेडी पुट कर दिया है। तो देखो भैया a करो 2, बचेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस 3। सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा 3 की पावर 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चे आंसर होते सर। अब देखो भाई साहब एक मिसकंसेप्शन मैं आपका क्लियर कर देता हूं, ठीक है भाई। इससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि भाई इसका देखो एक और फॉर्मूला बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। माइनस यहां पे कॉमन लिया तो देखो क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1। नीचे देखा भैया यहां भी माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये आ जाएगा r माइनस 1, मतलब ऊपर भी बेटा माइनस कॉमन लिया, नीचे भी माइनस कॉमन लिया, तो देखो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ऐसा नहीं है कि भैया, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है कि जब r ग्रेटर देन 1 हो तब इसको यूज करो, r लेसर देन 1 हो तो इसको यूज करो। भैया मात्र ये एक बेवकूफी है, मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ये जो है इसकी ऐसी की तैसी समझो, ऐसा कुछ भी नहीं r ग्रेटर देन 1 पे इसको यूज करो, इसको लेस देन 1 पे यूज करो, ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है भैया। अगर कोई ऐसा बोल रहा है भैया उससे बिल्कुल दूर हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भैया फॉर्मूला है हमेशा वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला भैया आप आर कुछ भी ले सकते हो, बस आर 1 नहीं होना चाहिए, बाकी बेटा ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, चाहे आर ग्रेटर देन 1 हो चाहे लेस देन 1 हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना यार, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, जिसमें कोई कमेंट ना करे नहीं नहीं हमने ऐसे पढ़ा है, ये सर ने गलत पढ़ाया है। कुछ है यहाँ पे महाज्ञानी महापुरुष लोग, समझे ना। जब मैंने बेसिक मैथ्स में वेविकर मैंने एक मेथड से पढ़ा दिया था, बात समझ रहा हूं, एक मेथड मैंने बताया था, लेकिन उन लोगों ने बहुत सारे टाइप से पढ़ा था। मैंने कहा था भाई अगर बाबा का रूल फॉलो किया तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस से आंसर आ जाएगा, उन्हें सुनना नहीं है। बस एक दो लोगों ने उसमें तुरंत कमेंट किया, उन्होंने क्या कमेंट किया, नहीं 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 ऐसा हमेशा नहीं होता है, जबकि मैंने क्या बोला था, मेरा रूल अगर फॉलो करोगे तो हमेशा प्लस माइनस ही होगा, और वो मेथड बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब इसको कोने में हटाते हैं, यहां ध्यान दो, बिल्कुल सही है, चाहे आर ग्रेटर देन 1 हो चाहे लेस देन 1 हो, लगा सकते हो, बस आर 1 नहीं होना चाहिए, खत्म। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो भैया ये थोड़ा गंदा सा सवाल है, गंदा सवाल क्यों है, दिखने में बहुत गंदा है इसलिए बेटा ये गंदा सवाल है। ओते ओते सर, हाँ बेटा ओते सर, हाँ बेटा। अब यहां पे देखो भैया क्या है, मैंने कहा भैया इसमें जरा S7 निकाल के दिखाओ। ठीक है भाई, अब सबसे पहले तो सीक्वेंस ही नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो भैया एक चीज देखो, ये जो भैया टर्म है ये देखो फर्स्ट टर्म है, इस वाले टर्म में जरा देखना, मैं ऐसा करता हूं 1/5 क्यूब को बेटा मैं कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो भाई साहब, ये देखो भैया ये है सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये है बेटा फर्स्ट टर्म। ओके, अब यहां पे जरा ध्यान देना,
इसमें भैया 1/5 की पावर 6 को कॉमन लो तो ये बचेगा 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब। ठीक है भाई। तो देखो भैया एक चीज जरा आप समझना, बहुत ध्यान से देखना कि भैया अगर आप इसमें T2/T1 करते हो, ठीक है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो देख लो भाई साहब ये ए ही लिखा हुआ है, समझ रहे हो बेटा, ये देखो यही ए लिखा हुआ है, क्लियर है भाई। तो ये आता है 1/5 का क्यूब, और इनफैक्ट अगर आप T3/T2 देखो ये भी क्या लिखा है बेटा, ये भी ए ही लिखा है, यानी ये लिखा है सर, फिर से अगर आप T3/T2 करके देखो यही आएगा, यानी सर यही इसका कॉमन रेशियो कहलाएगा। एंड कॉमन रेशियो क्या है मेरे बच्चे, कॉमन रेशियो है 1/5 का क्यूब होते सर। अब भाई साहब अगर मैंने ये बोला भाई साहब कि S7 निकालना है, ठीक है भाई, तो देखो S7 कितना होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, फॉर्मूला तो यही है, ठीक है भाई। और ध्यान दो a क्या है, गंदा सा है, 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब होते सर, और इंटू हो जाएगा बेटा 1 माइनस आर, आर कितना है मैंने कहा भैया, आर है 1/125 की पावर 7, मतलब 1/5 क्यूब क्या होता है, 1/125 बेटा आता है। अब ध्यान दो भाई, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस आर होते सर, और यही बेटा आंसर है। प्लीज इसे सिंप्लीफाई मत करना, ठीक है भाई, इसे सिंप्लीफाई मत करना, बस आपको एपी जीपी समझ में आ गया, मैं यही जांच चाहता हूं, बस इतना ही काफी है। अब भाई साहब एक देखो इंपॉर्टेंट चीज आती है, सम टिल इनफाइनाइट टर्म्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एस इंफिनिटी। तो देखो भैया एस इंफिनिटी क्या होती है, लिमिट एन टेंडिंग इंफिनिटी एस एन, मतलब ये क्या होती है, लिमिट एन टेंडिंग इंफिनिटी ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। एस इंफिनिटी तभी मीनिंगफुल है, अभी सिर्फ सुनो, मुझे पता है तुम्हें ये समझ में नहीं आया इसलिए टेंशन ना लो। एस इंफिनिटी इज मीनिंगफुल इफ एंड ओनली इफ मॉड आर बेटा हो जाए लेस देन 1, ठीक है। अगर बेटा मॉड आर लेस देन 1 है, ठीक है सर, अगर बेटा मॉड आर लेस देन 1 है तो देखो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला आ जाता है a/1 माइनस आर, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भाई, लिमिट्स का लॉजिक है, लिमिट्स में करेंगे, लिमिट्स का लॉजिक है, प्रूफ लिमिट्स में देखेंगे। इसमें भाई लिमिट्स का लॉजिक है तो इसके बारे में मैं फालतू में नहीं सोचवाने वाला, जब टाइम आएगा तब सोचेंगे। सर क्या प्रूफ जाने बिना कुछ गड़बड़ है, क्या हमसे जेई का सवाल नहीं होगा, बेटा पक्का होगा, ठीक है ना, प्रूफ आता हो चाहे ना आता हो, बेटा ये फॉर्मूला आना चाहिए। और दूसरा ये कब मीनिंगफुल है, मतलब मीनिंगफुल का मतलब कब डिफाइंड है, ये तभी डिफाइंड है जब मॉड आर है बेटा लेस देन 1, ये तभी मीनिंगफुल है जब भाई साहब मॉड आर क्या है बच्चे, जब मॉड आर है लेस देन 1, ठीक है सर। ये दो चीज बेटा सिर्फ याद करनी है। सर हमें प्रूफ नहीं आता है, क्या हमसे एस इंफिनिटी के सवाल नहीं होंगे, हो जाएंगे, आ जाओ। जैसे भाई साहब मैंने एक देखो सवाल आपको दिया, सवाल देखो ऐसा मैंने बना के दिया, सवाल में लिखा भैया फाइंड एस इंफिनिटी ऑफ, किसका निकालना है सर, जैसे मैंने पहला दिया भैया सीरीज दी 2 + 6 + 18 करते 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 करते। अब बताओ बेटा एस इंफिनिटी निकालने से पहले भैया एक रूल होता है, आर निकालो, आर आया 3, मतलब मॉड आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, हम लिख देंगे एस इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचेंगे। एस इंफिनिटी निकालने के लिए भैया मॉड आर आना चाहिए लेस देन 1, और बेटा प्रूफ किस में देखेंगे सर, प्रूफ देखेंगे हम लोग, एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, और देखो उस वाले चैप्टर का नाम है भैया लिमिट्स। अब जैसे मैंने ये बोला 2 + 2/3 + 2/9 + 2/27, ठीक है सर, और यही चलेगा टिल इंफिनिटी। अब जरा यहां पे ध्यान दो, कॉमन रेशियो निकला भाई साहब 1/3, तो मॉड आर देखो 1/3 है, मतलब लेसर देन 1 है। बहुत ध्यान से देखिए भैया, इसका मतलब क्या है, एस इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा, आंसर लिखो ए, ए होता है बेटा फर्स्ट टर्म,
अपॉन 1 माइनस आर, सॉल्व करो बेटा, ये 3 आ जाएगा और यही आंसर है। बस फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ, क्या सर इसका प्रूफ अभी हम नहीं समझ सकते? आप समझ सकते हो, लेकिन फालतू का टेंशन मैं नहीं देना चाहता। लिमिट करने के बाद ये चुटकी बजाते ही आप करने लगोगे, इसलिए अभी मैं फालतू का टेंशन नहीं देना चाहता। मौज करो, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर लाइफ। अब भाई साहब आता है ये नेक्स्ट सवाल। अब देखो भाई, इन सवाल में क्या है, आपसे बोला गया कि रेंज ऑफ एल्फा निकालिए सच दैट, ये जो बेटा सीरीज आप देख रहे हैं ना, हाँ सर, ये जो बेटा आप सीरीज देख रहे हो, ये इंफिनिटी तक की जो सीरीज है, इट हैज अ डेफिनेट सम। ठीक है सर, डेफिनेट सम का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब समझ रहे हो, मीनिंगफुल। समझे? डेफिनेट सम का मतलब होता है बेटा मीनिंगफुल, या फिर क्या बोलते हैं भैया, एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है भाई साहब, सेम चीज लिखा है, एस इंफिनिटी मीनिंगफुल मतलब एग्जिस्ट, और इसका अंग्रेजी में एक और नाम होता है बेटा, जो होता है डेफिनेट सम। ठीक है सर, अब बताओ, ये बोला गया है कि अल्फा की रेंज बताओ जिसमें कि ये मीनिंगफुल हो जाए। अब देखो ये सीरीज जीपी है, जीपी कैसे पता लगी? क्योंकि भैया मैंने T2 अपॉन T1 किया, फिर मैंने T3 अपॉन T2 किया। ठीक है सर, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने भाई साहब T4 अपॉन T3 किया। ये सब बेटा सेम आ रहे थे, जो कि R था, और R निकाला तो बेटा ये आ गया 2 अल्फा अपॉन 3 अल्फा माइनस 1। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो। अब भैया ये सब तो देखो आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया से जानते हो कि भैया ये डेफिनेट सम मीनिंगफुल कब होगा। बस याद करो, जब मॉड आर होगा बेटा लेस देन 1। ठीक है सर, अगर भाई साहब मॉड आर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, ऊपर से पुट करो, मॉड ऑफ 2 अल्फा अपॉन 3 अल्फा माइनस 1 क्या होगा बेटा, लेस देन 1 होगा। ठीक है सर, और जरा सॉल्व करो, तो अगर बेटा इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 अल्फा अपॉन 3 अल्फा माइनस 1। सर ये माइनस 1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। बिल्कुल सही बात है सर, ध्यान देना भाई, मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए, तभी डेफिनेट सम है। तो देखो दो ही टाइप के सवाल आते हैं कि भाई ये मीनिंगफुल कब है, मतलब इसका डेफिनेट सम कब है, मतलब ये एग्जिस्ट कब करता है, एस इंफिनिटी के बारे में यही बेटा बातचीत होती है। अब देखो भाई इसके आगे क्या है, इसके आगे भाई साहब हम वेवी कर्व में पढ़ चुके हैं, वेवी कर्व बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है बेटा डबल इनइक्वालिटी। है सर? हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा, इसका नाम है डबल इनइक्वालिटी। ठीक है सर, समझ गया सर। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अब डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है वो मैं बता देता हूं। पहले भैया लेफ्ट वालों को सॉल्व कर लो, ये देख रहा हो इसको, फिर इसको कर लो। अब भाई साहब चलो सॉल्व करने के बाद इसका इंटरसेक्शन लिया जाता है, तिलक लगा देते हैं। अब भैया सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा 0, ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा 3 अल्फा माइनस 1 प्लस 1, और अगर बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 अल्फा माइनस 1। सॉल्व कर लो बेटा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी से 1/5 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। ठीक है सर, और इसको बेटा सॉल्व करते हैं, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो 2 अल्फा अपॉन 3 अल्फा माइनस 1 हो जाएगा लेस देन 0। तो माइनस अल्फा प्लस जो 1 है ये आ जाएगा बेटा 3 अल्फा माइनस 1 हो जाएगा बेटा लेस देन 0। ठीक है भाई, हाँ। अब भैया देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा माइनस 1 जो है ये आ जाएगा 3 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये सब भैया एपीजीपी नहीं चल रहा है, ये सब भैया बेसिक मैथ चल रहा है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1/3। ठीक है सर, यूनियन होगा बेटा 1 से इंफिनिटी। ठीक है सर, अब जरा नेक्स्ट चीज देखो। अब देखो भैया नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने कहा भाई इनका लेना है हमको इंटरसेक्शन। सही बात है सर, इंटरसेक्शन लेना है, चलो तिलक चढ़ा दो सर। हाँ चलो भाई साहब आ जाओ। माइनस इंफिनिटी से 1/3 और 1 से क्या है बेटा इंफिनिटी है। चलो भाई साहब इंटरसेक्शन लेना भी मैंने सिखाया हुआ है, तो इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट्स पक्का होंगे तो उनके लिए चलो इंटरसेक्शन बस करके दिखा देते हैं।
बाकी मुझे पता है कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मत करो, हमको आता है सर, और भौकाल सवाल कराओ ना सर, वो ऐसा बोल रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जरा हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा, अरे 1/5, 1/3 और क्या है बेटा, नेक्स्ट है 1। चलो भाई थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। तो -∞ से 1/3 इस इंटरवल को देखो, और क्या है बेटा 1 से ∞। ठीक है सर, यहां पे ध्यान दो बेटा, -∞ से 1/5 और 1/3 से ∞। तो देखो बेटा ये रीजन है कॉमन रीजन। ठीक है, ये सब मैंने सिखाया हुआ है, अच्छे से सिखाया हुआ है। मतलब सर इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखो फाइनल आंसर मैं नेक्स्ट पेज में बेटा लिख दे रहा हूं। तो देखो नेक्स्ट पेज में बेटा इसका फाइनल आंसर जो बेटा मैं लिख रहा हूं वो देखो फाइनल आंसर है -∞ से 1/3। ओके सर, यूनियन ओके सर 1 से ∞, एंड दैट इज द आंसर है सर। हाँ देख लो भाई, 1 से ∞ और सॉरी 1/5 होगा बेटा, आई एम सॉरी, ये होगा बच्चे 1/5। ठीक है भाई, ओके सर। तो देखो आसान सी चीज है, ऐसी कोई टफ चीज नहीं है। देखा जाए एपीजीपीएचपी का क्या यूज था सर, एपीजीपीएचपी का सिर्फ और सिर्फ यही यूज था। कहां गया कहां गया कहां गया कि सर मॉड r <1 होना चाहिए, और बस उसके आगे डबल इनइक्वालिटी बन गई बेटा। अब ये तो चीज आपको आनी ही चाहिए ना यार, अब ये नहीं आ रहा है तो बेटा गलत बात है ना, प्लीज इसको पढ़ लेना। ठीक है सर, अब देखना भाईजान, हाँ सर दिखाओ, अब देखो भाईजान, हाँ सर दिखा दो सर। जैसे भाई ये वाला सवाल है, ठीक है ना, चलो भाई सब कोई पॉज करो, इसको करने का प्रयास करो जल्दी से, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बेटा इस वाले सवाल में क्या है, इस वाले सवाल में आपसे देखो पाई यूज हुआ है। तो देखो भैया पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पाई ये जो होता है, जैसे सिग्मा का मतलब बेटा सम होता है, वैसे पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो भैया पाई को कैसे खोलते हैं, जैसे मैंने आपसे ही बोला, ध्यान से देखो, पाई बोल दिया कुछ ए आई है, ठीक है, सब्सक्रिप्ट है ए आई। आई बराबर वैल्यू मैंने 1 से लेके मानो 7 तक दे दी है। तो इसका मतलब बच्चे क्या होता है, पहले आई को पुट करो 1 तो आएगा A1, फिर आई को पुट करो 2 A2, फिर आई को बेटा पुट करो 3 मतलब A3, फिर आई को पुट करो बेटा 4 मतलब A4, फिर आई को पुट करो बेटा 5 मतलब A5, फिर आई को पुट करो 6 मतलब A6, फिर आई को पुट करो 7 मतलब क्या हो जाएगा बेटा A7। मतलब सर हमने क्या किया, मैंने कहा भाई साहब देखो ये आई है, आई 1 से लेके 7 तक मैंने पुट किया और सबको बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। ये होता है भैया पाई को खोलना। तो जितने लोग को भैया पाई को खोलना आ गया है वो लोग कैपिटल लेटर्स में लिखे पाई विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा भाई पाई को खोलना आ गया है। मतलब आई की वैल्यू बेटा देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मैंने पुट करी और सबको फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, अब जैसे बेटा ये वाला सवाल है, पहले देखो हम यहां इंफिनिटी तक जाना है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो ये p है 10 की पावर, पहले हम लोग n को पुट करेंगे 1, तो देखो क्या आ जाएगा 1 एक रुको 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 रुको, यहां बेटा जैसे कि ये p है तो देखो p का मतलब क्या है 10 की पावर 1/2 की पावर 1 - 1। ठीक है सर, मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई देखो हम पाई कर रहे हैं। अब हम n को पुट करेंगे 2 तो यह आ जाएगा 10 की पावर 1/2 की पावर 2 - 1। ठीक है, इनटू, अब आप n को पुट करो 3 तो यह आ जाएगा 10 की पावर 1/2 की पावर 3 - 1। ठीक है, यही बेटा चलता रहेगा टिल इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक ना, इनफाइनाइट वाली वैल्यू नहीं निकालने, इनफाइनाइट टर्म। तो देखो ये सवाल अच्छा क्यों है, ये सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि भाई ये लिखा क्या है मैं आपको बता देता हूं, शायद कुछ लोग को इसमें डाउट आ गया, शायद ऐसी प्रिंटिंग नहीं हो पाई, इसमें ऐसी टाइपिंग नहीं हो पाई। तो ये लिखा है बेटा 10 की पावर 1/2 की पावर n - 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, समझ गए भैया, 2 की पावर, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, अब देखो भाई, अब देखो जब बेस सेम होता है, जब बेटा बेस सेम होता है मतलब क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये सर आप क्या बोल रहे हो, हमने कहा हम बोल रहे हैं अगर a की पावर x इंटू ए की पावर y इंटू ए की पावर z दिया है तो देखो भाई साहब बेस देखो सब में सेम है, मतलब भाई साहब a की पावर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस हो जाएगा z। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान देना, आ जाओ बेटा।
अब देखो भाई ये लिखा हुआ है p इक्वल्स टू 10 की पावर। बेटा ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारी पावर दिखने में खतरनाक है, लेकिन सारी पावर क्या होगी, ऐड होगी। ओके सर, अगर भाई साहब सारी पावर ऐड करोगे, देखो क्या आएगा, 2 की पावर बेटा 0 है, प्लस 1/2 की पावर बेटा 1 है, प्लस 1/2 की पावर बेटा 2 है। समझ रहे हो, 2 - 1 1। ऐसे ही बेटा ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप ये देख पा रहे हो, इसकी जो बेटा पावर है ये एक इनफाइनाइट जीपी है। अब जो पूरी बेटा एनालिसिस है वो देखो हम लोग यहां पे करेंगे। ये जो बेटा जो पूरी की पूरी जो एनालिसिस है वो बेटा इसमें होगी। ठीक है भाई, ये क्या है, मैंने कहा सर इनफाइनाइट जीपी। कॉमन रेशियो कितना है, हाफ है। सर मॉड आर लेस देन 1 है, हाँ सर। अब इसको जल्दी से यहां पे देख लो, जैसे यहां पहुंचोगे, हाँ सर, तो देखो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या होगा भैया, 10 की पावर, ठीक है, ये भैया फर्स्ट टर्म है, ए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1/1 माइनस आर। सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा 100, मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो जितने लोग को भाई साहब यहां तक समझ में आ गया है तो भैया तुरंत अभी कमेंट कर दो JBK। मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब आपको आ गया है। ये आपको जरूर कमेंट करना है, आपको करियर की कसम है, और मैं ये बार बार बोलूंगा कि कमेंट करो। जिसको नहीं करना है मत करो, मैं तो बोल रहा हूं भाई साहब, टीचर को ही तो पता चलना चाहिए ना तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। अब आओ, अब भाई साहब लॉग ऑफ 0.01p, ठीक है, इसकी भैया वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान दो, लॉग ऑफ 0.01p, p निकला है 10 का स्क्वायर। अब बेटा देखो ये लॉग का सवाल बन चुका है, 10 की पावर -2, और बेटा ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 2 बेटा आगे आएगा और ये -2 डिवाइड होगा। बेटा ये लॉग है, इसके आगे सिर्फ देखो बच्चे लॉग की नॉलेज है, सॉल्व करोगे लॉग 10 10 1 होता है, आंसर आ जाएगा -1। थोड़े से बेटा ऊपर लेवल के सवाल ले लिए हैं आज, इजी सवाल कम रखे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ मेरा बेटा। अब भाई साहब आता है देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी होता क्या है सर, क्या होता है सर क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। मैंने कहा भाई साहब प्रॉपर्टी ऑफ जीपी में भैया देखो सबसे पहले ये तो भाई किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर kth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है इट इज सेम एज n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और ये बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवाया था और मैंने ये बोला था भाई साहब ये वैलिड है फॉर एनी सीरीज, वैलिड फॉर एनी सीरीज। कोई भी बेटा सीरीज हो, कोई भी सीक्वेंस हो, ये सबके लिए बच्चा वैलिड है। ठीक है सर, ओके सर। अब देखो भाई साहब क्या है, ये जो भी है ऊपर लिखा है उसको पहले मैं समझा देता हूं। मानो एक जीपी है, ठीक है सर, इसका सर जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। ठीक है सर, इसका जो कॉमन रेशियो है वो बेटा स्मॉल आर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है सर, तो kth टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर k माइनस 1। ठीक है, ये क्या लिखा है सर, बिगिनिंग से kth टर्म। अब अगर मैं पूछूं kth टर्म फ्रॉम एंड, मैं देखो ई लिख रहा हूं, इसका मतलब kth टर्म फ्रॉम एंड लिख रहा हूं। ठीक है सर, अब बताओ भाई साहब kth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिल्कुल सही सर, मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि इस वाली जीपी में बेटा टोटल टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या है सर, tn जो है ये सर इसका होगा लास्ट टर्म है सर, हाँ tn बेटा इसका लास्ट टर्म होगा। ओके, अब बताओ भाई साहब इसको आप कैसे लिखोगे। मैंने कहा इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर जो भी टर्म है उसका -1, मतलब n माइनस के प्लस 1 माइनस ऑफ 1। समझे ना, जो भी टर्म होता है, जो भी ये बेटा ये टर्म है आप समझ गए हो, इसका -1। ओके सर, अब ध्यान दो, a इंटू आर की पावर आ जाएगा n माइनस के। सर ये क्या है सर ये क्या है, मैंने कहा ये बेटा kth टर्म फ्रॉम एंड है और ये kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है। सही बात है, अगर मैं दोनों का बेटा प्रोडक्ट लूं, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम एंड, तो देखो ये है a इंटू आर की पावर k माइनस 1 इंटू a इंटू आर की पावर n माइनस के। अब जरा ध्यान से देखिएगा, a अलग है, ये पहला वाला a अलग है, दूसरा वाला a इधर है, तो r की पावर आ गया n माइनस 1। ये सर कैसे आया, मैंने कहा देखो भाई
इन दोनों की पावर्स ऐड कर दी, तो देखो k से k कट गया, क्या समझ में आया? अब देखो भाई साहब, इसका tn क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1, जो कि लास्ट टर्म है। तो देखो भाई ये लिखा हुआ है l, मतलब ये लिखा हुआ है al। जैसे कि हमने एपी में करा था भाई ए प्लस एल रूल। ए प्लस एल रूल क्या था कि अगर किसी भी एपी में आप शुरू से भाई केथ टर्म लेते हो और आखिरी से केथ टर्म लेते हो तो सम हमेशा ए प्लस एल होता है। वैसे ही बेटा जीपी में प्रोडक्ट ए इंटू एल होता है। मतलब अगर आप शुरू से, अगर आप मेरे बच्चे, अगर आप मेरे सुंदर से बच्चे शुरू से केथ टर्म लेते हो और एंड से केथ टर्म लेते हो तो उसका प्रोडक्ट हमेशा आता है बेटा ए इंटू एल। तो देख लो भाई यही लिखा है इन अ जीपी, जो भाई साहब प्रोडक्ट है इन अ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ केथ टर्म फ्रॉम एंड एंड बेटा केथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये कांस्टेंट होता है और ये हमेशा ए इंटू एल के बराबर होता है। सारी एनालिसिस की ऐसी की तैसी, बस ध्यान रखो किसी भी जीपी में पांचवा टर्म शुरू से लिया और भाई आखिरी से पांचवा टर्म लिया तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा मेरे बच्चे, ए इंटू एल होगा। ठीक है सर, मान लिया सर आपकी बात, सर मान ली, हाँ बेटा सिर्फ मान लो और आगे बढ़ो। ओते सर ओते सर ओते सर। अब भाई साहब आता है एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन जीपी। ठीक है, अब देखो भैया एजम्पशन पढ़ने से पहले जरा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, यहीं पे बताता हूं भाई। जब भी कभी आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करोगे, जेबी के, हाँ सर, तो जब भी कभी बच्चे अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करोगे तो हमेशा ध्यान रखना बेटा जो मिडिल टर्म है, हाँ सर, ये जो बेटा मिडिल टर्म है ये मिडिल टर्म होगा ए, ओके, और कॉमन रेशियो होगा बेटा आर। ठीक है, आपको पता है जैसे कि भाई ये तीन देखो उंगलियां हैं तो देखो मिडिल उंगली एक ही है, समझ रहे हो, इन तीन उंगलियों में देखो मिडिल उंगली एक ही है, समझ रहे हो। जब चीजें ऑड होती हैं तो मिडिल एक ही चीज होती है। तो देखो कैसे लिखा जाता है, जैसे भाई यहां पे तीन टर्म्स को एज्यूम करना है, जो लिख रहा हूं वही देखना, जो लिखा है उसमें मत देखना, जहां हाईलाइट करूं वही देखना, तभी सीखोगे। तो देखो भाई तीन टर्म इन जीपी कैसे आप एज्यूम करोगे, बीच का ए लिया, आगे गए तो आर मल्टीप्लाई और पीछे गए तो देखो आर से डिवाइड कर दिया। ये बेटा ए लिखा था, आगे गए तो ए आर है, पीछे गए तो ए बाई आर है। अगर किसी ने कहा कि भाई साहब इसका जरा आप प्रोडक्ट बताओ तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ए बाई आर इंटू ए आर, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए क्यूब हो जाएगा। सही बात है सर। पांच टर्म को बेटा एज्यूम करना है, अगर आपको मेरे बच्चे पांच टर्म को एज्यूम करना है तो देखो कैसे एज्यूम करोगे। मैंने कहा भैया बीच वाला लो ए, आगे गए एक बार आर से मल्टीप्लाई, और आगे गए एक बार और आर से मल्टीप्लाई, पीछे गए तो एक बार देखो आर से डिवाइड, और पीछे गए तो एक बार और भाई साहब आर से डिवाइड। अरे वाह सर, हाँ बेटा। अगर ऐसे बेटा आपको 7 टर्म्स को एज्यूम करना होता है तो देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज में एज्यूम करता हूं, यहां पे खिचड़ी नहीं भैया बनाता हूं। तो देखो भैया 7 टर्म्स इन जीपी, बहुत ध्यान से देख लीजिए, 7 टर्म्स इन जीपी क्या होगा भाई, बीच का लो ए क्योंकि ऑड है, आगे जाओ तो ए आर, और आगे गए तो ए आर स्क्वायर, और आगे गए तो ए आर क्यूब, और आगे बेटा मत चले जाना क्योंकि हमें सिमिलैरिटी रखनी होती है। 4 टर्म ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो भैया और पीछे जाओ तो आर से डिवाइड, और पीछे जाओ तो एक बार और आर से डिवाइड, और पीछे जाओ तो बेटा एक बार और आर से डिवाइड। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, कॉमन रेशियो कितना है, मैंने कहा सर आर है। प्रोडक्ट सबका कितना है, जैसे सबको प्रोडक्ट लोगे देखो क्यूब क्यूब को काटेगा, स्क्वायर स्क्वायर को काटेगा आर, और सारे ए बच जाएंगे। तो बेटा इसका प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो यह आ जाएगा ए की पावर 7 है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा, ए की पावर आ जाएगा 7। ठीक है सर। अब जरा ध्यान दो, ठीक है भाई, ध्यान देते हैं, आ जाओ बेटा। अगर मैं भाई साहब 4 टर्म्स ऑफ जीपी की बात करूं, ठीक है, तो देखो जब भी कभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हम एज्यूम करते हैं, यहां पे ध्यान दो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे ही कुछ बेटा जीपी में, सॉरी एपी में भी था। तो भाई साहब हमेशा देखो मिडिल टर्म्स हमें क्या एज्यूम करने होते हैं बेटा, जो मिडिल टर्म्स होते हैं, ध्यान से देखना, जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो होते हैं बेटा ए आर और होते हैं ए बाई आर। ठीक है,
और बेटा कॉमन रेशियो हमेशा हमें लेना होता है उस टाइम आर स्क्वायर। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, जैसे बेटा ये देखो 4 उंगलियां हैं, मिडिल टर्म 2 हैं, 2 इवन नंबर में 2 मिडिल टर्म होते हैं, ऑड में 1 मिडिल टर्म होता है। अब जरा ध्यान दो, इसको कैसे लिखा, सबसे पहले बेटा मिडिल टर्म लिख लो ए आर, ए बाई आर, आगे गए तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, पीछे गए तो देखो आर स्क्वायर डिवाइड। ठीक है, अभी ये मैं आगे लिखूंगा, शायद क्लियर नहीं दिख रहा है तो और समझ में आएगा। कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, प्रोडक्ट है ए की पावर 4। देखो प्रोडक्ट क्या है, 5 है तो भैया अगर भैया 5 टर्म है तो ए की पावर 5 आया है, 3 है तो बेटा ए क्यूब आया है। तो देखो इस पूरे में मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट सिर्फ देखो कितना है, हट जाओ भाई, हाँ हट गया, डरता है हमसे। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चे। आ जाओ अब और भी चीज आपको दिखाते हैं, जैसे भाई साहब मैं अब आपको एज्यूम करके दिखाता हूं मेरे बच्चे 6 टर्म्स इन जीपी। ठीक है भाई, 6 टर्म दिखाता हूं बेटा जीपी में। अब जरा ध्यान दो, 6 टर्म जीपी मतलब इवन है, ए बाई आर लो, पहले ए बाई आर लिखना फिर ए आर लिखना। अब भैया आर स्क्वायर से भैया मल्टीप्लाई करो ए आर क्यूब, और करो तो ए आर की पावर 5 आ जाएगा, और पीछे जाओ तो देखो ए बाई आर क्यूब आ जाएगा, और पीछे जाओ तो ए अपॉन आर की पावर 5 हो जाएगा। ठीक बात है। अगर भैया कॉमन रेशियो की हम बात करें तो ये आर हो जाएगा, प्रोडक्ट की बात करें तो देखो ए की पावर 5 नहीं सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक है, जितने टर्म होते हैं ए की पावर उतनी होती है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। सॉरी कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटा सबको क्लियर है कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है सर, ओते सर, हाँ बेटा ये बेटा एक देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि भाई ऊपर ना पढ़ना जो लिखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैं लिख रहा हूं वो पढ़ना। जैसे भाई एक जीपी दी ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 5, और यही बेटा चलाते रहे ए आर की पावर n-1। आपको बेटा लॉग लेना आ गया है, तो जैसे भाई इस जीपी में मैंने यहां पे देखो लॉग लिया, तो लॉग लेते ही देखो क्या हुआ होगा, पहला आ गया होगा लॉग ए। ठीक है, दूसरी चीज मैं नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको पता है ये आएगा बेटा लॉग ए प्लस 2 लॉग आर। कैसे हुआ आप अच्छे से जानते हो, मैंने लॉग पढ़ा दिया है। चलो करके दिखा देता हूं, मैं अच्छा इंसान क्यों हूं। तो भैया 2 प्रोडक्ट में है तो इसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लिखेंगे बेटा लॉग आर स्क्वेयर। अब आप समझ गए बेटा, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस आ जाएगा 2 लॉग आर। ठीक है भाई, लॉग की प्रॉपर्टीज है, आ गया होगा। हाँ सर, अब जरा ध्यान देना। ठीक है सर, ध्यान देते हैं सर। अब यहां पे बेटा ध्यान देना कि कौन किसका है, इसका ये है, इसका ये है। अब भाई साहब तीसरे में आ जाओ जरा। ठीक है सर, तीसरा क्या है, सेम इसमें करोगे तो बेटा ये आएगा लॉग ए प्लस 3 लॉग आर। ठीक है, ऐसे ही बेटा देखो चलता रहेगा। ओके सर, ये किसका है, ये सर इसका है। ठीक है, अब देखो भाई साहब हो क्या रहा है, ये जो लॉग ए है इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल ए। ठीक है, ये बेटा है कैपिटल ए। ठीक है, लॉग आर को लेता हूं बेटा डी। ठीक है सर, सर ये क्या है, मैंने कहा कैपिटल ए, और ये फिर से क्या है डी। मतलब सर हुआ क्या है, मैंने कहा देखो भाई ये हुआ है, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म देखो ए प्लस डी है। ठीक है भाई, तीसरा टर्म देखो ए प्लस 3d है। मतलब क्या हो रहा है, देखो भाई ये एपी लिखा है, मतलब ये जो बेटा सीरीज है ये सीरीज है एपी। ठीक है, और ये सीरीज क्या है, जीपी। मतलब भाई साहब ओवरऑल ये आया कि अगर आप किसी जीपी का लॉग ले लेते हो, जैसे ऊपर दिया है बेटा, ये देखो जीपी दिया है, इसका हमने क्या किया है बेटा, इसका हमने इस जीपी का लॉग लिया है। जैसे हमने लॉग लिया तो लॉग ए आर लॉग ए स्क्वायर जो नीचे आप लिखा देख रहे हो, जिसको मैंने ओपनली खोल दिया है, वो बेटा एपी में हो गया है। इन शॉर्ट ऐसी की तैसी सारा का सारा प्रूफ करा दिया है। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आपको दिया है कि ए बी सी जीपी में है, अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप इनका लॉग लोगे तो लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये याद रखना, लॉग ए बेस बेटा कुछ भी ले सकते हो, लॉग ए लॉग बी और लॉग ऑफ सी, ये बेटा किस में हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा।
है सर? हाँ बेटा, अब जरा ध्यान दे दो। हाँ 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 हाँ। बेस बेटा ध्यान रखना, बेस आप कुछ भी ले सकते हो, जनरली बेस देखो 10 लिया जाता है, ठीक है। सब हम लोग बातें कर चुके हैं वैसे लॉग में ऑलरेडी, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे पहुंच गए। ओके सर, यानी कि बच्चों हमें क्लियर हो गया क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से बेटा रिवाइज करना है। अब मैं आपको ज्यादा और परेशान नहीं करूंगा, बस एक होमवर्क बेटा और दे दे रहा हूं। वो होमवर्क ये है, बहुत प्यारा सवाल है, 10 मिनट दे दे रहा हूं कि मिनिमम 10 मिनट तो ट्राई करना, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। चैलेंज सवाल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसा सवाल आपने कभी किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दे दे रहा हूं कि एक बार आप इसको ट्राई तो बेटा कर ही लेना, ठीक है। अब जरा एक चीज बेटा और देख लो, उसके बाद आपकी छुट्टी। एंजॉय एंजॉय गाइस, एंजॉय। जो है भाई साहब ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है सर। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अब भाई साहब जरा ध्यान देना। हाँ सर भाई साहब, अगर आपको A1 A2 A3 से लेके n नंबर्स दिए हैं an तक, ओके सर, ये जो बेटा है सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ठीक है सर। सारे के सारे क्या है भाई? पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ये जो भाई साहब जो नंबर हैं, ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर हैं, नॉट नेसेसरली जीपी में हो। जरूरी नहीं कि ये जीपी में हो, कुछ भी हो सकते हैं, एनी नंबर्स हैं, नॉट नेसेसरली इन जीपी, ठीक है भाई। अब भाई साहब सवाल आएगा कि भैया इनका जरा ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो देखो भैया, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सबको मल्टीप्लाई करेगा तेरा भाई, ठीक है सर, सबको मल्टीप्लाई करो और रेज्ड पावर कर दो बेटा 1/n, ठीक है सर। सबको मल्टीप्लाई करो और रेज्ड पावर कर दो 1/n। सर ये पॉजिटिव क्यों है? इसके पीछे बेटा डोमेन का लॉजिक है, आप ध्यान रखो इस चीज को कि हमेशा सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। हाँ, कुछ लोग इसे नेगेटिव नंबर के लिए भी करते हैं, सारा का सारा गेम करते हैं, वो सारा का सारा बेटा गेम हम भी करेंगे, लेकिन फिलहाल बेटा बस इतना ध्यान रखो कि ये सारे सारे पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। नेगेटिव नंबर के लिए क्या होता है ये बेटा हम लोग कभी किसी आगे लेक्चर में देखेंगे। हाँ, कुछ चीजें हैं वो हम बाद में बात करना ज्यादा पसंद करेंगे। अभी आपका जेईई बेटा कवर हो चुका है, जेई मेंस एंड एडवांस दोनों, ठीक है सर। और सर बात बताओ, अब भाई साहब देखो स्लाइड ही नहीं बची, चलो भैया स्लाइड लेके आते हैं कहीं से, कहीं तो एक्स्ट्रा स्लाइड होगी। हाँ यहां है, अरे स्लाइड कहां है? स्लाइड कहां है? स्लाइड यहां है, हाँ यहां है। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, जैसे भाई साहब आपको एक सवाल दे दिया कि भैया कैलकुलेट जीएम, ठीक है सर, बिटवीन किसका जीएम? 2, 3 एंड 7 होते सर। तो देखो भाई इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसका देखो भाई सॉल्यूशन क्या है, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर, और रेज्ड पावर कर दो 1/3, जितने नंबर उतनी पावर का 1/, होते सर। अगर भाई साहब आपको 2 नंबर दिए हैं, ठीक है मेरे बच्चे, बिटवीन 2 नंबर्स होते सर। 2 नंबर बेटा अगर आपको दिए हैं, उनके बीच का आपको क्या करना है? उनके बीच का भैया जीएम निकालना है। जैसे ए दिया है, बी दिया है, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, ओके। तो सर जीएम क्या होगा? मैंने कहा भाई ए बी को आप प्रोडक्ट करो और पावर हाफ कर दो, जिसको बेटा रूट ए बी भी कहा जाता है, ठीक है सर, है बेटा? हाँ बेटा, ये होता है। यानी कि भाई सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब देखो बहुत पढ़ा दिया, इतना भी परेशान बच्चों को नहीं करना चाहिए, इस मास्टर ने बहुत परेशान कर दिया इतनी देर, ठीक है भाई। सो बच्चों लव यू ऑल, बहुत 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 थैंक यू लेक्चर में अब तक टिके रहने के लिए। ये थैंक यू आप भी मुझसे बोल रहे हो और मैं भी आपसे बोल रहा हूं। और बस मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, बढ़िया से लेक्चर रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टर्न पे थोड़े पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग जीपी के, जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए उन्हें बढ़िया से कर लेना, और जो कोड बोले हैं वो लिख देना। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, जय बाबा की, बाय।